जी बट ऑनलाइन स्टूडेंट्स आवाज ठीक है मेरी? जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स आवाज मेरी ठीक है प्लीज? मुबीन देखता हूँ। देखना तो बेटा रिवाइज करने कल क्या बात चल रही थी, देखा करें प्लीज स्टार्ट करते हुए ताकि याद आए कि कल क्या हो रहा था। डिस्कशन हमारी स्टार्ट हुई थी रिगार्डिंग डिस्पोजल ऑफ एन आइटम ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। मीन्स टू से प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट की आइटम जो हमने यूज करने के लिए खरीदी थी, अगर उसे सब्सिक्वेंटली किसी वजह से सेल कर दें तो फिर सेल पे गेन या लॉस कैसे कैलकुलेट होता है और फिर उसकी अकाउंटिंग एंट्री क्या होती है, ये डिस्कस हो रहा था। तो कुछ समझ आ गया था प्लीज? जब भी कभी डिस्पोजल हो जाए तो गेन या लॉस फाइंड आउट करने के लिए आप किसको किससे कंपेयर करेंगे? जो कैश मिला है उसको डब्ल्यूडीवी से कंपेयर करेंगे, बस उस कैश को सेल प्रोसीड से एक नाम हमने दिया, ठीक है? और कैसे पता चलेगा गेन हो रहा है या लॉस हो रहा है? अगर बेचने से पैसे जो मिले हैं वो डब्ल्यूडीवी ऑफ द एसेट से ज्यादा है तो फिर गेन आ जाएगा, और अगर कैश कम मिला है तो फिर लॉस हो जाएगा। जो एग्जांपल मैंने आपके सामने लिखी थी उसमें 20,000 का लॉस क्यों था? क्योंकि कैश 130 था और डब्ल्यूडीवी 150 थी, तो 20,000 कम जो कैश आया था वो फिर हमारा लॉस ऑन डिस्पोजल था। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया था? फिर बेटा मैंने इसकी अकाउंटिंग एंट्री आपके सामने बनाई थी, और ये सोचते हुए कि कौन सा एसेट बढ़ रहा है कौन सा कम हो रहा है। ऐसे ही हो रहा है ना यार, कैश वाला एसेट आ रहा है और मशीन वाला एसेट जा रहा है, तो कैश आ रहा है मींस डेबिट हो गया, और एसेट जो जा रहा है दैट इज मशीन, मशीन क्रेडिट हो गई। लेकिन कैश कितना आ रहा है? 130,000 आ रहा है, और जो एसेट जा रहा है हमसे वो हमारे पास बुक्स में 150 का था। अगर हम अज्यूम करें कि एसेट डब्ल्यूडीवी पे बना हुआ था, एसेट का लेजर डब्ल्यूडीवी पे बना हुआ था, लेकिन इस एंट्री को लिखने के बाद पता ये चला कि एंट्री बैलेंस नहीं हो रही है। तो बैलेंस क्यों नहीं हो रही? क्योंकि लॉस भी हो रहा है, तो लॉस पे 20,000 का डेबिट साइड पे एक रिकॉर्ड हो गया हमारी इस एंट्री में, और लॉस अगर है तो फाइनली रिकॉर्ड होकर फिर प्रॉफिट एंड लॉस में ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में इस साल चला जाएगा। यहाँ तक बात क्लियर है मेरी? जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स, यहाँ तक जो मैंने कल डिस्कशन की थी मैंने जरा समराइज फॉर्म में आपके सामने बोला, तो यहाँ तक मेरी बातों में कंफ्यूजन, बाकी फिर मैं आगे भी डिस्कस करता हूँ। जी आपका कोई क्वेश्चन? जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स, क्या इस एंट्री में हमेशा लॉस ही आया करेगा यार? ये कैसे पता चलेगा एंट्री से वैसे देख के कि गेन आ रहा है या लॉस आ रहा है? नहीं वो तो ठीक है, कैश आ रहा है वो तो हमने लिखी है ना, लेकिन फाइनली एक ये भी तरीका है कि अगर डिफरेंस जो है, कैश लिख लिया एसेट लिख लिया, कैश के सामने अमाउंट लिख ली कैश जितना आया, एसेट के सामने उसकी डब्ल्यूडीवी लिख ली, और देन डिफरेंस जो है वो अगर डेबिट अमाउंट्स में आ जाए तो फिर लॉस है, और अगर डिफरेंस, हाँ डिफरेंस क्रेडिट अमाउंट्स में आएगा कब? नहीं मतलब वो डेफिनेटली, और गेन कब होगा? जब कैश ज्यादा आएगा। तो मैंने शायद कल भी बात की थी, अगर फॉर एग्जांपल 1,80,000 कैश आया होता और एसेट की डब्ल्यूडीवी 1,50,000 होती, तो अब ये एंट्री बैलेंस करने के लिए मुझे किधर लिखना पड़ता? ऐसे ही होगा ना यार। तो अब ये 30,000 मैं क्रेडिट साइड पे लिखूंगा, फिर इसके सामने गेन ऑन डिस्पोजल वर्ड आ जाएगा, और फिर गेन ऑन डिस्पोजल अगर है तो ये भी प्रॉफिट एंड लॉस में ही जाना है, लेकिन अगर गेन है तो फिर प्रॉफिट एंड लॉस में ही अदर इनकम में जाके ऐड हो जाएगा। ठीक है, अदर इनकम किधर होती है? ग्रॉस प्रॉफिट के बाद सेल लेस कॉस्ट ऑफ सेल, ग्रॉस प्रॉफिट के बाद जो अदर इनकम का हेड होता है उसमें बिजनेस की वो सारी इनकम आती हैं जो नॉर्मल सेल इनकम के अलावा होती हैं। कोई कमीशन इनकम है, कोई इंटरेस्ट इनकम है, कोई रेंट इनकम है, तो कोई भी इनकम अदर देन सेल इनकम अगर हो तो वो फिर अदर इनकम में क्लासिफाई हो जाएगी। और ये जो डिस्पोजल ऑफ एसेट है इसकी भी अगर अदर इनकम है तो इसकी भी अगर कोई डिस्पोजल पे इनकम हुई है तो वो भी आपकी अदर इनकम में प्रॉफिट लॉस में जाके फिगर ऐड हो जाएगी। ठीक है, प्लीज क्लियर है? देखिए बहरहाल मैं इस वक्त जो ओरिजिनली लॉस के एंगल से डिस्कशन कर रहा था
मैं उसी एंट्री को आपके सामने दोबारा लिख देता हूँ। गेन वाली अभी चाहे ना लिखें, अभी इंशाल्लाह हम आज बहुत से सिनेरियोस करेंगे तो उसमें गेन लॉसेस सारे मिक्स करके डिस्कस करते हैं। लॉस प्रॉफिट लॉस में कैसे जाएगा? लॉस प्रॉफिट एंड लॉस में प्रॉफिट एंड लॉस बना के जाए, मसलन प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट जब हम बनाएंगे तो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बनाएंगे तो सेल्स लिखेंगे, सेल लेस कॉस्ट ऑफ सेल, ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेंगे, लॉस अगर है तो अदर इनकम भी लिख लेंगे अगर भी है तो, और फिर जब ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस की लिस्ट बना रहे होंगे तो उसमें फिर एक लॉस ऑन डिस्पोजल की फिगर भी लिख लेंगे, तो वो लॉस प्रॉफिट लॉस में चला जाएगा। ठीक है मिस्टर बिलाल जी, चले फिर आगे। और देन बेटा अब ये मैंने आपके सामने एक अकाउंटिंग एंट्री की है, अगर एसेट डिस्पोज हो रहा है और इस अकाउंटिंग एंट्री में गेन भी और लॉस भी कैलकुलेट होकर प्रेजेंट हो सकता है, लेकिन समटाइम्स गौर से वर्ड सुनने आज मेरे, आज आपने फुल कंसंट्रेट करना है, शायद इस डिस्कशन का सारा समराइज फॉर्म में जो भी कॉन्सेप्ट आपके सामने आ जाएगा उसके बाद क्वेश्चन स्टार्ट होने, ठीक है? तो फुली इन्वॉल्व प्लीज रहा। इसी गेन लॉस की रिकॉर्डिंग के लिए जो आपके सामने मैंने इस एंट्री में कैलकुलेट की है, समटाइम्स एग्जामिनर आपसे रिक्वायर करता है कि आप लेजर फॉर्म में ये गेन लॉस कैलकुलेट करें। मैंने इस वक्त अकाउंटिंग एंट्री ही इस तरह से लिखी है कि उस अकाउंटिंग एंट्री के अंदर ही पता चल जाएगा कि गेन हो रहा है या लॉस हो रहा है। इसी गेन लॉस को कैलकुलेट करने का एक ऑल्टरनेट वे ये होता है कि एक डिस्पोजल अकाउंट के नाम से एक लेजर बन जाता है और डिस्पोजल अकाउंट के लेजर में भी गेन लॉस कैलकुलेट हो सकता है। अगर अब हमसे एग्जामिनर रिक्वायर करे कि आप लेजर फॉर्म में गेन लॉस कैलकुलेट करें तो फिर हम डिस्पोजल अकाउंट कैसे बनाएंगे वो अब मैं नेक्स्ट डिस्कस करने लगा। जब मैंने आपके सामने बात की है वो भी मैं जरा लिख देता हूँ ताकि जरा ये मेरे में बात करना क्या चाह रहा हूँ। क्या गेन लॉस कैलकुलेट हमने कर नहीं लिया, लेकिन ये गेन लॉस कैसे कैलकुलेट किया, एक अकाउंटिंग एंट्री लेके की है, लेकिन समटाइम्स एग्जामिनर आपसे इसी गेन लॉस की कैलकुलेशन के लिए एक लेजर मांगता है और उस लेजर का नाम होता है डिस्पोजल अकाउंट। आइए जरा लिख के बात करते हैं मैं क्या कहना चाहता हूँ। समटाइम्स इसी तरह लिखना जिस तरह मैं अभी आपके सामने बात रख रहा था। समटाइम्स एग्जामिनर requires to prepare a disposal account sometimes examiner requires a ledger, बल्कि पहले आप लिखें a ledger by the name of, sometimes examiner requires to prepare a ledger by the name of disposal account to calculate the gain or loss on disposal। एग्जामिनर आपको टेस्ट करने के लिए ये भी रिक्वायर कर सकता है कि कंपाउंड एंट्री करके गेन लॉस बताएं, कंपाउंड एंट्री करके गेन लॉस कैलकुलेट कर दें, और समटाइम्स एग्जामिनर क्वेश्चन में ये भी रिक्वायर कर सकता है कि गेन या लॉस कैलकुलेट करने के लिए कंपाउंड एंट्री करने की बजाय डिस्पोजल अकाउंट का लेजर बना के दिखाएं। तो मैं इस वक्त सारे सिनेरियोज आपके सामने रख दूंगा, बाकी फिर इंशाल्लाह हम क्वेश्चन पढ़ा करेंगे और क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट में देखा करेंगे कि एग्जामिनर हमसे डिस्पोजल अकाउंट के एंगल से बात कर रहा है या कोई कंपाउंड एंट्री की बात कर रहा है। ये कंपाउंड एंट्री वर्ड समझ आ गया था कल? शायद अगर दो से ज्यादा हेड्स इन्वॉल्व हो जाए किसी एंट्री में तो फिर वो कंपाउंड एंट्री। इस कंपाउंड एंट्री में जो गेन या लॉस कैलकुलेट होगा उसी को कैलकुलेट करने का एक ऑल्टरनेट वे क्या है कि किस नाम से एक लेजर खोल लिया जाए, डिस्पोजल अकाउंट के नाम से एक लेजर खोल लिया जाए। ठीक है, कॉन्सेप्ट बड़ा सारा सेम ही रहेगा। डेफिनेटली अगर आपने गेन या लॉस तक पहुंचना है तो आपको फिर सेल प्रोसीड्स को और मींस कैश को डब्ल्यूडीवी से कंपेयर करना, लेकिन अगर यही कंपैरिजन सेल प्रोसीड्स का और डब्ल्यूडीवी का
डिस्पोजल अकाउंट के लेजर के अंदर कर लेंगे तो इंशाल्लाह फिर गेन या लॉस अभी आपके सामने वहां कैलकुलेट हो जाएगा। गेन लॉस ऑन डिस्पोजल हमेशा किन फिगर्स को कंपेयर करके आएगा, सेल प्रोसीड्स को और डब्ल्यूडीवी को, चाहे उसे एंट्री फॉर्म में कंपेयर करना है और चाहे उसे लेजर फॉर्म में कंपेयर करना है। हाँ, अगर लेजर बनाना हो तो लेजर में फिर उन फिगर्स की पोस्टिंग करनी पड़ेगी। ये वर्ड सही है? लेजर में फिर हमें इन कैश की और डब्ल्यूडीबी की फिगर्स को पोस्ट करना पड़ेगा, तभी फिर हम इस लेजर को बैलेंस करके गेन लॉस तक पहुंच सकते हैं। ठीक है, तो डिस्पोजल अकाउंट जस्ट लाइक एनी अदर लेजर, जिस तरह कोई भी लेजर होता है एक डेबिट साइड क्रेडिट साइड, तो उसको फिर बैलेंस करके इंशाल्लाह भी आपके सामने गेन लॉस आ जाएगा। ठीक है, लेकिन डिस्पोजल अकाउंट बना के गेन लॉस निकालना हो तो फिर हमें जो अकाउंटिंग एंट्रीज करनी पड़ती हैं लेजर बनाने के लिए, वो फिर अब मैं आपके सामने डिस्कस करता हूँ। क्या लेजर्स में भी काउंटिंग एंट्रीज का इफेक्ट ही पोस्ट होता है? लेजर्स में अकाउंटिंग एंट्रीज का इफेक्ट ही आता है। तो अगर डिस्पोजल अकाउंट हमने बनाना हो तो फिर हम अपनी अकाउंटिंग एंट्रीज को किस तरह एडजस्ट करेंगे, पहले ये बात आपने जरा गौर से सुननी है मेरी। सबसे पहले चीज इंपॉर्टेंट है कि एसेट जा रहा है मशीन वाला, ये सेम डाटा मैं फिलहाल यूज कर रहा हूँ जो ऊपर मैंने यूज किया था। मशीन जा रही है और उसकी जगह कैश आ रहा है, तो कोई बेसिक कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करनी है। अगर कैश आ रहा है तो कैश ने डेबिट होना है, और सर जी कैश ने डेबिट होना है सर, और कितने से डेबिट होना है? 130 से इस केस में जो हमारे पास ओरिजिनल डाटा है। देन मशीन ने क्रेडिट होना है, और इस वक्त हम अज्यूम ये कर रहे हैं अपनी सारी डिस्कशन में कि मशीन डब्ल्यूडीवी पे है, देयरफॉर उसने फिर डब्ल्यूडीवी पे 1,50,000 पे ही क्रेडिट होना। मुसलसल बोर्ड में देखना आपने, अभी कुछ लिखने वाली बात नहीं है, पहले बात को आराम से समझ लें, उसके बाद अगर अंडरस्टैंडिंग हो गई तो फिर लिखिएगा कंटिन्यू। यही दो मेन हेड्स हैं, हम इन्हीं दो मेन हेड्स को अगर लिख के एक ही एंट्री में बैलेंस कर दें तो इसमें लॉस निकल आना है। लेकिन अगर हमने डिस्पोजल अकाउंट बना के गेन लॉस कैलकुलेट करना है तो फिर ये जो एंट्री है ये एक ही स्टेप में होने की बजाय दो स्टेप्स में हो जाती है। मींस कैश की एंट्री अब अलग हो जाएगी और मशीनरी की एंट्री अलग हो जाएगी। अगर कंपाउंड एंट्री करनी है तो एक एंट्री में क्या भी आ गया था, क्या भी आ गया था, कैश भी आ गया, मशीनरी भी आ गई और बैलेंस हो गया और बात खत्म हो गई। लेकिन अगर डिस्पोजल अकाउंट बनाना है तो अब आपने कैश की काउंटिंग एंट्री अलग बनानी है और मशीनरी की काउंटिंग एंट्री अलग बनानी है, और इन्हीं दोनों फिगर्स को डिस्पोजल अकाउंट के लेजर में ट्रांसफर करके हमने डिस्पोजल अकाउंट बना के उसे बैलेंस कर लेना। कौन सी दो फिगर्स डिस्पोजल अकाउंट में अगर जाएंगी तो तभी वहां गेन लॉस कैलकुलेट होगा, नंबर 1 कैश एंड नंबर 2 मशीन। लेकिन अब डिस्पोजल अकाउंट एक लेजर का नाम है, उसमें कैश भी ट्रांसफर होना है, मींस पोस्ट होना है, और मशीनरी भी उस लेजर में पोस्ट होगी, तो इन्हीं दोनों फिगर्स के कंपैरिजन से वहां भी डिफरेंस आपके सामने कैलकुलेट हो जाएगा। लेकिन रादर देन के कैश और मशीनरी अब इकट्ठा डिस्कस करें, अब हम फोकस करेंगे कि कैश कैसे ट्रांसफर होना चाहिए और नंबर 2 मशीन कैसे। अब ये मैं ट्रांसफर एक वर्ड बोल रहा हूँ, ट्रांसफर मीन्स पोस्ट कह लें या मीन्स इस कैश ने डिस्पोजल अकाउंट में कैसे जाना, इसे ट्रांसफर कह रहा हूँ। और दूसरा सेंटेंस आप बताएं, कैश ने डिस्पोजल अकाउंट में कैसे जाना, और नंबर 2 क्या डिसीजन लेंगे कि मशीन ने डिस्पोजल अकाउंट में कैसे जाना। तो ये जो मशीन को और कैश को हम डिस्पोजल अकाउंट में लेके जा रहे हैं, इसे मैं फिर ट्रांसफर कह रहा हूँ, और फाइनली इन फिगर्स ने ट्रांसफर होकर वहां पोस्ट हो जाए। ठीक है, मेरे वर्ड्स क्लियर है सारे? तो अब एक एंट्री किसकी होनी है और दूसरी एंट्री किसकी होनी है, तो मींस हेड्स वही है, लेकिन इस लाइन का मेरा मतलब है कि दो एंट्रीज में अलग अलग हम सोचने लगे। अब कैश पे आ जाए जरा, कैश तो बेटा अगर आ रहा है तो इसने डेबिट ही होना है। अब अगर इसे मैंने डिस्पोजल अकाउंट में ट्रांसफर करना है या पोस्ट करना है तो कैश तो डेबिट ही होना है, कैश तो आ रहा है, डबल एंट्री कैसे पूरी हो सकती है, डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट होता है, कैश डेबिट। अब डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट का मतलब ये सॉर्ट ऑफ कैश हमारी इनकम है। कंसंट्रेट जरा, ये जो कैश है अगर पूरे कैश को सोचा जाए तो कैश सॉर्ट ऑफ हमारी इनकम था, ऐसे ही नहीं है? तो कैश डेबिट और डिस्पोजल अकाउंट में ये कैश इनकम के तौर पे क्रेडिट हो जाएगा। क्या एंट्री बनी, कैश डेबिट और डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट, कितने से, 130 से, तो ये इनकम की क्लियर एंट्री होगी। एक दफा दोबारा रिपीट कर दें, कैश डेबिट डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट
किस अमाउंट से एंट्री हुआ करेगी? सेल प्रोसीड्स की अमाउंट मींस कैश की अमाउंट से ये पहली एंट्री हो जाएगी। ये एंट्री कब किया करेंगे? अगर एग्जामिनर हमें डिस्पोजल अकाउंट के लेजर में गेन लॉस कैलकुलेट करने के लिए कहेगा तो हम कैश को ट्रांसफर करने की एंट्री इंशाल्लाह हमेशा क्या करेंगे? कैश डेबिट डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट, उस अमाउंट से जो हमें कैश मिला होगा। जरा काइंडली माशाल्लाह अकाउंटेंट्स हैं आप, अपने जहन में जरा एक डिस्पोजल अकाउंट जहनी तौर पे जरा बनाएं। जहन में कैसे बनता है? बनना शुरू हो गया सर। एक टी बनी है, उस टी के ऊपर क्या लिखा नजर आ रहा है? डिस्पोजल लिखा नजर आ रहा है। अब एंट्री को गौर से देखें, अमाउंट किस साइड पे डिस्पोजल अकाउंट में नजर आएगी? 130 क्रेडिट साइड पे नजर आएगा। ऑपोजिट रेफरेंस कौन सा लिखा नजर आएगा? कैश। और यकीनन कैश का अपना लेजर भी होगा। उस लेजर में फिगर कितनी होगी? 130 डेबिट साइड पे होगी, रेफरेंस डिस्पोजल। तो सारी अकाउंटिंग अल्हम्दुलिल्लाह वैसी ही है। जस्ट एक डिस्पोजल अकाउंट, एक नया लेजर आपके सामने इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ। देन आज जरा सेकंड हेड पे, जो दूसरा मेन हेड था। अच्छा, दो हेड, मेन हेड्स वही दो हैं, एक कैश है और एक मशीनरी है। सिर्फ एंट्रीज को अलग करने की वजह यह है कि हम एक डिस्पोजल अकाउंट के लेजर में ट्रांसफर करना चाह रहे हैं। तो कैश की बहस अब यहाँ खत्म होगी अल्हम्दुलिल्लाह। अब मशीनरी पे आते हैं। मशीनरी डेबिट होनी या क्रेडिट होनी? मशीनरी डेबिट या क्रेडिट? तो मशीनरी तो बेटा अब क्रेडिट ही होनी है। अब इसको अगर डिस्पोजल अकाउंट में लेके जाना है तो डबल एंट्री कैसे करें? डिस्पोजल अकाउंट है, डिस्पोजेबल नहीं, डिस्पोजल अकाउंट। डिस्पोजल पे वर्ड खत्म हो गया। तो ठीक है, कोई नहीं, नहीं फर्स्ट टाइम, लेकिन मुझे क्योंकि सुना इसलिए मैंने कहा करेक्ट कर दूंगा। डिस्पोजल अकाउंट डेबिट मींस नहीं, अभी ये अच्छा, ये पूरा 150 लॉस नहीं है। 130 इज सॉर्ट ऑफ इनकम रिसीव्ड अगेंस्ट दिस मशीनरी। और ये मैं कह सकता हूँ इस मशीनरी के अगेंस्ट 130 मिला। तो ये जब मशीनरी का 150 था, ये अब हमारा एसेट नहीं रहा, ये अब हमारा सॉर्ट ऑफ एक्सपेंस हो गया। क्या इस मशीनरी को बेच के हमने अब फायदा उठा लिया? कितना कैश का फायदा उठाया? नहीं, फायदा उठाया हमने, लेकिन वो फायदा किससे कम है? क्या हम ये कहेंगे कि इस मशीनरी से कोई फायदा नहीं हुआ? इस मशीनरी से 1,30,000 का फायदा तो हुआ है, लेकिन वो फायदा उसकी WDV से कम है, देयरफॉर नेट लॉस है। इस मशीनरी को कितने पे बेचा है? तो इसने फायदा दिया है, लेकिन क्या इस मशीनरी को बेचने के बाद इसका जो 150,000 मशीनरी का बैलेंस था, अब ये हमारा एसेट ही है या अब ये एसेट खत्म हो गया है? अब ये एसेट हमारा नहीं रहा, 130 पकड़ने के बाद ये एसेट हमारा नहीं रहा। तो इस 150 की WDV को फिर डिस्पोजल अकाउंट में ट्रांसफर करने के लिए प्लीज एंट्री बन जाएगी डिस्पोजल अकाउंट डेबिट एंड मशीनरी अकाउंट। तो डिस्पोजल अकाउंट डेबिट मींस, अब डिस्पोजल अकाउंट का लेजर दोबारा ज़हन में लाएं जरा। डिस्पोजल अकाउंट के लेजर में अगर हम डेबिट करेंगे तो किस फिगर आएगी? चलो मैं लिख देता हूँ। एंट्री क्या बना रहे थे आप? एंट्री क्या बना रहे थे सर? डिस्पोजल अकाउंट डेबिट, मशीनरी अकाउंट क्रेडिट। किस अमाउंट से ये दूसरी एंट्री हुई? 150 मींस WDV ऑफ द एसेट से एंट्री हुई। तो इस एंट्री को आप ज़हन में रखें जरा। डिस्पोजल अकाउंट में देखें ये फिगर कहाँ आएगी? डेबिट साइड पे। और रेफरेंस के तौर पे क्या आएगा? तो क्या इन दो एंट्री से कैश और मशीनरी हमारे डिस्पोजल अकाउंट में फिगर्स अपीयर हो जाएंगी? तो देन बेटा बस आखिरी काम सिर्फ ये रह जाएगा कि जस्ट लाइक एनी अदर लेजर, इन फिगर्स को लिखने के बाद हम लेजर बैलेंस कर लें। और इंशाल्लाह जब आप बैलेंस करेंगे तो बैलेंसिंग फिगर गेन या लॉस, डेफिनेटली इस केस में लॉस अभी आपके सामने अपीयर हो जाएगा। तो पेशेंस एक मिनट दिखाएं जरा। वही लेजर आपने जहन में बनाया, जरा मुझे बोर्ड पे बनवाया जरा। डेफिनेटली कैश का भी लेजर होगा, मशीनरी का भी होगा, वो इंशाल्लाह भी इकट्ठा नेक्स्ट क्वेश्चन भी करते हैं। लेकिन फिलहाल जरा फोकस कर लें कि डिस्पोजल अकाउंट अगर जस्ट बनाया जा रहा हो तो ये फिगर्स कैसे और किधर नजर आ रही होंगी। जी कैश वाली एंट्री जरा रिपीट करें जरा। डिस्पोजल अकाउंट में फिगर 130 क्रेडिट साइड पे आई, रेफरेंस के तौर पे कंफर्टेबल है प्लीज। देन सेकंड एंट्री देखें, डिस्पोजल अकाउंट डेबिट हुआ, रेफरेंस के तौर पे मशीनरी या मशीन अवर्ड आ गया। ओके हो गया। अब सिर्फ डिस्पोजल अकाउंट गौर से देखें, क्या वो फिगर्स जिनकी बेस पे गेन लॉस कैलकुलेट होता है वो फिगर्स यहाँ पहुंच चुकी हैं? कैश ने WDV से ही कंपेयर होना है।
तो जब ये दो फिगर्स आ गई हैं तो लास्ट स्टेप, बैलेंस दिस लेजर जस्ट लाइक एनी अदर लेजर, बैलेंस दिस लेजर। पहले किधर लिखूं, किधर किधर भाईजान, इतना ही किधर होना चाहिए, ऑपोजिट साइड मींस राइट साइड पे। कौन सी साइड ज्यादा है, डेबिट साइड। क्यों ज्यादा है, क्योंकि कैश कम आया है, क्योंकि WDV ज्यादा, ये भी कह सकते हैं आप। नहीं मतलब 150,000 इज मोर देन 130, तो क्या किससे ज्यादा है। तो अगर कैश कम आया है तो डेबिट बैलेंस आ जाएगा। इस लेजर को जरा बैलेंस करवाएं, किस तरफ लिखूं डिफरेंस। क्रेडिट साइड पे ये कौन सा बैलेंस है, डेबिट बैलेंस है क्रेडिट बैलेंस है। ये डेबिट बैलेंस लिखवाया आपने या क्रेडिट बैलेंस लिखवाया, तो डेबिट बैलेंस क्रेडिट साइड पे है। क्या है ये डेबिट बैलेंस, डेबिट बैलेंस अगर आएगा लेजर में तो लॉस को रिफ्लेक्ट करेगा, और अगर क्रेडिट बैलेंस इस लेजर में आ जाए तो वो गेन को रिफ्लेक्ट करेगा। गेन्स इनकम्स क्रेडिट बैलेंस होगा और लॉस या एक्सपेंसेस डेबिट बैलेंस होगा। प्लीज ये डेबिट बैलेंस आया है क्रेडिट बैलेंस आया, तो ये डेफिनेटली अब लॉस ऑन डिस्पोजल है, ऐसे ही है। अब इसे बेटा मैं सीडी इसलिए नहीं कह रहा, लेजर में वैसे सीडी आता है, क्लोजिंग बैलेंस होता है नहीं, लेजर्स में क्लोजिंग बैलेंसेस होते हैं, लेकिन ये लॉस और गेन जो होगा इस लेजर में, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस में जाना है, इसलिए शायद इसके बैलेंस सीडी लिखने की बजाय इस तरह से लॉस ऑन डिस्पोजल और साथ प्रॉफिट एंड लॉस लिख रहा हूँ। बाकी आप जरा मुझे हेल्प कर दीजिएगा, आपने किसी और तरीके से पढ़ा हो। अभी अगर सेल का लेजर बनाया आपने जिंदगी में, एक सेकंड डिस्पोजल छोड़े, सेल का लेजर अपने जहन में लाए जरा। क्रेडिट सेल की एंट्री बताए, क्रेडिट डेबिट सेल क्रेडिट, नो 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 नो, बचपन जहन में लाए। क्रेडिट सेल की एंट्री, क्रेडिट सेल की एंट्री, क्रेडिट सेल, कैश सेल की एंट्री, कैश डेबिट सेल क्रेडिट। चले कैश सेल ही कर लेते हैं, कैश डेबिट सेल क्रेडिट। कौन कौन से लेजर इफेक्ट होगा, कैश का लेजर, सेल का लेजर, सेल का लेजर बनवा। क्रेडिट साइड पे कैश, फॉर एग्जांपल फिगर इज 5 लाख, लेट्स assume there is no other sale figure during the year, बस एक कैश सेल ही हुई है। सही है पोस्टिंग मेरी, बैलेंस करवाएं। 5 लाख, 5 लाख, ऐसे ही हो ना, पहले टोटल कर दिया मैंने। अब कहाँ लिखो बैलेंसिंग में, क्रेडिट बैलेंस आ रहा है इसमें या डेबिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस कहाँ लिखूं। अब जरा सोच लें इसके साथ कैसे क्या लिखते रहे आप। अगर सीडी लिखते रहे तो मुझे इतराज नहीं है, एज लॉन्ग एज कि ये सीडी बैलेंस अल्टीमेटली प्रॉफिट लॉस में जाना, मीन्स टू से नेक्स्ट ईयर इसने ब्रॉट डाउन नहीं होना। तो मैं सीडी लिख देता हूँ, अगर कभी आपको ये ध्यान में आ रहा है कि हमने सीडी लिखा है, लेकिन जो मैं चीज इस अगर एम्फोसाइज करना चाहूंगा वो ये कि अगर सीडी लिखा भी है आपने या लिखते भी हैं आप, तो फाइनली ये इस साल के प्रॉफिट एंड लॉस में सेल जानी है। इन अदर वर्ड्स इस सीडी ने नेक्स्ट ईयर ब्रॉट डाउन नहीं बनना। ये शायद कल भी बात हुई थी, सिर्फ किन लेजर्स में ब्रॉट डाउन उठाते हैं हम, या किन लेजर्स में चने कहले नहीं होते हैं। उन हेड्स ने, जिन हेड्स के बैलेंसेस ने प्रॉफिट लॉस में जाना है, इनकम एक्सपेंसेस के, उनको फिर हम उनके ब्रॉड कैरी डाउन्स को ब्रॉड डाउन्स नहीं करते। ये ठीक है। बाकी बेटा अगर किसी ने, ये मेरे सामने क्वेश्चन आ रहा है कि हम स्टेटमेंट ऑफ कम्प्रिहेंसिव इनकम लिखते हैं, तो वो आपकी चॉइस है, वो भी ठीक है। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस भी कहते हैं, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस को फिर स्टेटमेंट ऑफ कम्प्रिहेंसिव इनकम भी कहते हैं। अगर कोई एब्रिविएशन वर्ड्स डिफरेंट यूज करते हैं तो वो डेफिनेटली कोई मसला नहीं। एनी कंफ्यूजन जी प्लीज। जी नहीं, डिस्पोजल एक सेकंड, एक नोट है, एक जस्ट एक मिनट मैं आ रहा हूँ वापस। ये काइंडली पहले सेल, मतलब ये जो प्रॉफिट एंड लॉस वाली जो बहस मैं कर रहा हूँ, ये जरा एक सेकंड मुझे क्लियर हो जाए कि इसमें तो नहीं हम एक दूसरे से कोई इख्तलाफ करते, बाकी उसमें मैं वापस आ रहा हूँ। ये बेटा ड्राइंग्स प्रॉफिट एंड लॉस में जाती तो है, लेकिन ड्राइंग्स फिर कैपिटल का हिस्सा बन जाती हैं। तो तलहा मेरे ख्याल आप खुद परेशान हो जाएंगे। ड्राइंग्स स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में जाती तो हैं, लेकिन ड्राइंग्स फाइनली कैपिटल का हिस्सा बन जाता है। कैपिटल की ओपनिंग में प्रॉफिट ऐड हो जाता है, ड्राइंग्स लेस हो जाती हैं, फिर ड्राइंग्स का इटसेल्फ कोई बैलेंस नहीं बचता, वो कैपिटल के क्लोजिंग में उसका इफेक्ट आ जाता है। और नेक्स्ट ईयर का फिर स्टार्टिंग पॉइंट क्या होता है आप लोगों को पता जी। ये स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन जरा ज़हन में लाएं।
कैपिटल की वर्किंग कैसे करते हैं? ओपनिंग कैपिटल प्लस प्रॉफिट, बहुत कुछ हो सकता है, मतलब मेन 3-4 जो चीजें, प्लस प्रॉफिट माइनस ड्रॉइंग्स, फाइनली क्या आ जाता है? क्लोजिंग कैपिटल। नेक्स्ट ईयर स्टार्ट कहाँ से लेंगे? जो क्लोजिंग होगा वो नेक्स्ट ईयर ओपनिंग बनेगा। क्या पिछले साल के क्लोजिंग में पिछले सालों की ड्राइंग्स का इफेक्ट आ रहा होगा? पिछले सालों के ड्राइंग्स माइनस करके क्लोजिंग निकाला होगा ना। नेक्स्ट ईयर फिर ब्रॉड डाउन उठाएंगे जब आप, तो पिछले सालों की ड्राइंग्स का इफेक्ट पहले ही आ रहा होगा। नेक्स्ट ईयर फिर क्या करेंगे? नेक्स्ट ईयर का प्रॉफिट ऐड करेंगे और फिर नेक्स्ट ईयर की ड्राइंग्स माइनस करेंगे, तो जो ड्राइंग्स है उनका इफेक्ट कैपिटल के क्लोजिंग में आ जाता है और फिर कैपिटल का क्लोजिंग नेक्स्ट ईयर ओपनिंग बनता है। ठीक है, ये इसलिए लिखा बेटा क्योंकि अब जो मशीन है उसका जो 1,50,000 है वो उसकी WDV अब हमारा एसेट नहीं रहा, वो हमारा 150,000 हमारे कैश से कंपेयर होके गेन लॉस में कन्वर्ट होना। ये अब आप डिस्पोजल अकाउंट के हवाले से बात कर रहे हैं। नहीं, अब इसका नॉर्मल बिहेवियर मेरा ख्याल आप कहना चाह रहे हैं इसकी नेचर क्या होती है? इसकी नेचर बेटा ड्यूल नेचर हो जाएगी। अगर इसमें गेन है तो ये इनकम नेचर का बन जाएगा, और अगर इसमें लॉस आया तो इनकम और एक्सपेंसेस नेचर का। फिर डेफिनेटली बेटा ना गेन है ना लॉस। नहीं, फिर एंट्रीज तो हो सकती हैं, एंट्रीज तो होनी चाहिए फिर भी। अगर एग्जामिनर हमें कहेगा कि हमने डिस्पोजल अकाउंट बनाना है तो हम एंट्रीज तो कर देंगे, कैश अकाउंट डेबिट। रिपीट करें जी, ये प्लीज एंट्रीज बोलनी है। कैश अकाउंट डेबिट, डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट, जितने पैसे आए। अगर किसी वजह से ये पैसे सेम है WDV के तो दूसरी एंट्री भी हम करेंगे, डिस्पोजल अकाउंट डेबिट, मशीनरी अकाउंट क्रेडिट। इनको पोस्ट कर लेंगे और अगर पोस्ट करके दोनों साइड्स वैसे ही बराबर हो गई तो इट मींस नाइदर गेन नाइदर लॉस। तो लेजर तो बन सकता है, लेकिन अगर उसमें कोई बैलेंसिंग फिगर ही ना आई तो इट मींस कि ना गेन है ना लॉस है। लेकिन ये भी क्लियर करने काइंडली फाइंडली कि अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए, वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह हम सबको पता है कि आई होप के 20,000 लॉस है इस केस में, लेकिन अब ये अगर डेबिट बैलेंस आ रहा है तो फिर लॉजिकली डेबिट बैलेंस ही होना चाहिए लॉस का, और अगर इसमें क्रेडिट बैलेंस आ जाएगा तो फिर वो गेन का होगा। ठीक है, तो व्हाट इज दिस 20,000 फाइनली? इट इज अ डेबिट बैलेंस और अ क्रेडिट बैलेंस। अब लिख क्रेडिट साइड पे नहीं, इसलिए मैं जरा बार बार जरा कॉन्शियसली पूछ रहा हूँ, ये ना हो कि हम बाद में इसी में परेशान हो जाए। ये डेबिट साइड ज्यादा है, देयरफॉर डेबिट बैलेंस है, और क्रेडिट साइड पे लिख के लेजर को बैलेंस किया जा रहा है या लेजर को टोटल किया जा रहा है। तो इज इट अ गेन और लॉस ऑन डिस्पोजल? अब बता दें फाइनली क्या वर्ड्स लिखूंगी इससे 20,000 के साथ। चलिए इस तरह करता हूँ, अगर इस तरह लिख के प्रॉफिट एंड लॉस लिखता हूँ तो कंफर्टेबल है। अगर ये क्रेडिट बैलेंस आ गया तो फिर आप क्या लिख दिया करेंगे? फिर गेन और इसके साथ प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक हो गया? प्लीज करें जी नोट। इसके एंट्रीज भी ऊपर लिखें। मेरे ख्याल आपने बस ऊपर पैराग्राफ लिखा था, इससे आगे तो भी नहीं ना लिखा हुआ। ये 2 एंट्रीज पहले लिखें, और एंट्रीज लिख के मेरी सजेशन वैसे यही कि डिस्पोजल अकाउंट जरा खुद से रादर देन देख के फिगर्स लिखने की बजाय एंट्रीज लिख लें और देन डिस्पोजल अकाउंट का लेजर बनाने की कोशिश करें। ये बेटा एक्सपेंसेस के डेबिट बैलेंसेस होते हैं और इनकम्स के क्रेडिट बैलेंसेस होते हैं, तो क्योंकि डेबिट बैलेंस है इसलिए फिर ये इनकम नहीं हो सकती, ये लॉस ही है। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप लोग क्लियर है प्लीज? ये कैश बेटा इनकम है, तो देयरफॉर एज एन इनकम जो है उसे डिस्पोजल अकाउंट में हमने क्रेडिट कर दिया, तो डिस्पोजल अकाउंट में इनकम आ गई क्रेडिट साइड पे, और एसेट जो था हमारा उसका उसको बेचने से ही 150 एक्सपेंस हो गया, तो देयरफॉर आपस में कंपेयर होके फाइनली गेन लॉस आ गया। ठीक है, हम लोग डिस्पोजल कैश जो है इनकम के तौर पे डिस्पोजल अकाउंट में आ गया। ठीक है मिस्टर अब्दुलरहमान? असल में गेन लॉस की अगर आपने वर्किंग करनी है तो यू नीड टू हैव व्हाट इज अमाउंट ऑफ कैश ऑन डिस्पोजल एंड व्हाट इज द WDV ऑफ द एसेट जिसको आपने डिस्पोज किया। तो उन्हीं दो फिगर्स की बेस पे फाइनली फिर आपका डिस्पोजल अकाउंट क्लियर हो जाएगा। ये सिर्फ सेल क्रेडिट नेचर नहीं होता, इनकम्स क्रेडिट नेचर की होती हैं। सारी इनकम्स जो है वो क्रेडिट नेचर की होती है। ठीक है ऑफिसर? ठीक है मिस्टर हमजा?
जी साथ साथ अगर कोई होगा तो इंशाल्लाह डिस्कस करूंगा। डिस्पोजल का मतलब है डिस्पोजल का लेजर। डिस्पोजल अकाउंट का मतलब है डिस्पोजल का लेजर। सेल वर्ड तब यूज होता है जब गुड्स हो, तो यहाँ सेल वर्ड इसलिए नहीं है क्योंकि गुड्स की सेल नहीं है, ये प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट की सेल है, इसलिए इसकी इनकम को रिकॉर्ड करने के लिए एक अलग ही डिस्पोजल अकाउंट के नाम से लेजर है। अगर लिख लें तो काइंडली आपस में बातें नहीं करनी है, अगर लिख लें तो मुझे बताना। जी एक साहब ने मुझसे पूछा है सवाल, सेल का लेजर क्यों बनाया है? किसी को पता है वैसे मैंने सेल का लेजर क्यों बनाया? समझाने के लिए या कुछ पूछने के लिए यार? नहीं, मेरा ख्याल है मैंने कुछ पूछने के लिए लेजर बनाया था। या चलें आपको क्या समझाया मैंने सेल का लेजर बना के सेल के लेजर में जो बैलेंस होगा वो प्रॉफिट एंड लॉस में इनकम के तौर पर जाए और उसने नेक्स्ट ईयर ब्रॉड डाउन नहीं बनना। सिमिलरली गेन लॉस ऑन डिस्पोजल जो होगा इसने प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द करंट ईयर में चले जाना है। क्या नेक्स्ट ईयर अगर आप डिस्पोजल अकाउंट बनाएं तो उसका कोई ब्रॉड डाउन होगा? किन लेजर्स में, प्लीज एक दफा फाइनली रिपीट कर दें, किन लेजर्स में ब्रॉड डाउन होते हैं? एसेट्स, लायबिलिटीज और इक्विटी में। इक्विटी मींस कैपिटल, जो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन वाले हेड्स है। तो डिस्पोजल अकाउंट में या बैलेंसिंग फिगर गेन है या बैलेंसिंग फिगर लॉस है। गेन लॉस ने करंट ईयर के प्रॉफिट लॉस में चला जाना है। इन अदर वर्ड्स हर साल का डिस्पोजल अकाउंट अलग-अलग जीरो से स्टार्ट होगा विदाउट एनी ब्रॉड डाउन। डन है? ओके प्लीज। जी बिलाल, ये मेरा ख्याल है कि ये चीजें जो आप मुझसे पूछ रहे हैं ये तो आपको, अगर मेरा ख्याल है मेरे टेस्ट ले रहे हैं आप। परचेजेस की नेचर एक्सपेंस है। अगर इस वक्त परचेजेस की आपको नेचर नहीं बेटा पता तो उसकी जरूरत नहीं, जब जरूरत पड़ेगी तो इंशाल्लाह मैं बताऊं। ठीक है बिलाल? सर एक कंफ्यूजन क्लियर कर दें, कल आपसे जरा क्वेश्चन है जो दो तीन तरह, एक कंफ्यूजन क्लियर कर दें। लेजर की राइट साइड डेबिट साइड होती है एंड वाइस वर्सा। काइंडली जरा कंफ्यूजन क्लियर कर दें। हम आज इंशाल्लाह कल सोच के बताऊंगा। अच्छा राइट और लेफ्ट साइड को छोड़ें, जो हुआ ये पता चल गया। डेबिट और क्रेडिट साइड वैसे हमारा को पता चल गया, लेफ्ट राइट छोड़े हैं। मैं भी जरा कंफ्यूज हो गया जी। एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जी। जी छोड़ दो बेटा, राइट लेफ्ट छोड़े। हम अल्हम्दुलिल्लाह अकाउंटेंट्स हैं, हमें नहीं पता राइट लेफ्ट क्या होता है। हमें ये पता है कि जहां मशीन है वो डेबिट साइड है और जहां कैश है वो क्रेडिट साइड है और दरमियान में एक सेंटर लाइन है और उसके ऊपर एक और लाइन है और ये लेजर है, टी नहीं भाईजान, वो अब लेजर बन गया। इस लेजर के एक क्रेडिट साइड है और एक डेबिट साइड है। एक और इंपॉर्टेंट सवाल जी, कंसंट्रेशन जी आपसे प्लीज दूसरा। सर डिस्पोजल इनकम स्टेटमेंट में जाएगा या बैलेंस शीट में? जी सर। नहीं नहीं, इसका जरा पहले तो मैं जरा डिस्पोजल अकाउंट जरा सॉरी वर्ड कर दूं, आप भी जरा लिखे। ए सी लिखा था जी सर। डिस्पोजल जो है ये इनकम स्टेटमेंट में जाएगा या बैलेंस शीट में? डिस्पोजल प्लीज कहीं नहीं जाए। डिस्पोजल के नाम से आपको हेड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस में नजर आएगा या स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन? कहीं नजर नहीं है। नहीं प्लीज नहीं आएगा, मैं एक्सप्लेन करता हूँ। डिस्पोजल अकाउंट में अगर लॉस होगा तो लॉस ऑन डिस्पोजल के अकाउंट के नाम से या लॉस ऑन डिस्पोजल के नाम से एक हेड आपको प्रॉफिट एंड लॉस में ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में नजर आएगा। और अगर इस लेजर में गेन होगा तो गेन ऑन डिस्पोजल के नाम से आपको अदर इनकम में फिगर नजर आएगा। ठीक है, गेन लॉस दोनों कहाँ जाएंगे? प्रॉफिट एंड लॉस में जाएंगे, डिस्पोजल अकाउंट के नाम से नहीं।
गेन ऑन डिस्पोजल या लॉस ऑन डिस्पोजल के नाम से। चलिए, खुदा न खास्ता अगर आपके भी जहन में क्वेश्चन है तो होपफुली ये एड्रेस हो जाने चाहिए। मेरे जहन में शायद इतनी डिटेल में चीजें नहीं आ रही। जी ठीक है मिस्टर ताहा, मोहम्मद ताहा शायद आप। जी, लॉस ऑन डिस्पोजल ऑफ मशीन। जी आप लोग तो क्लियर है जी, आपका कोई क्वेश्चन आप लोगों का? जी अब जरा थोड़ा सा लिंक करें इससे पीछे से, जो कल हम कर रहे थे और आज क्या किया, और वापस जाए जरा पीछे। कल तक की डिस्कशन में मैंने आपको क्या बताया था कि गेन लॉस कैलकुलेट करने का, गेन लॉस की काउंटिंग करने का तरीका क्या है, एक कंपाउंड एंट्री करनी है। ठीक है सर। ऑल्टरनेटिवली आज अभी तक क्या डिस्कस हुआ, डिस्पोजल अकाउंट के नाम से लेजर बना दिया जाए। ठीक है, तो फाइनली हम ये कह सकते हैं कि गेन या लॉस की अकाउंटिंग करने के दो वेज हैं। नंबर वन, कंपाउंड एंट्री भी हो सकती है। नंबर टू, लेजर ऑफ डिस्पोजल भी बन सकता है। हमें कैसे पता चलेगा क्वेश्चंस में हमने क्या करना है? हम रिक्वायरमेंट देखा करेंगे। अगर एग्जामिनर ने रिक्वायरमेंट्स में कोई डिस्पोजल अकाउंट और लेजर्स की बात की है तो हम डिस्पोजल अकाउंट बना दिया करेंगे, और अगर क्वेश्चन में जनरल एंट्रीज कह रहा है तो फिर हम कंपाउंड एंट्री भी कर देंगे। लेकिन बहरहाल इसका का ज्यादा वैसे बेहतर यही है कि हम अभी इस चीज की टेंशन ना लें कि हम क्वेश्चंस में कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। मेरा ख्याल है ज्यादा बेहतर ये है कि देयर आर टू वेज टू रिकॉर्ड द gain or loss on disposal, either number one by making a compound entry or number two by preparing a disposal account, ledger of disposal account। ठीक है जी, चले बेटा, अल्हम्दुलिल्लाह आपने तकरीबन बात समझ ली है। लेकिन ये जो कल से लेके आज तक की हमने डिस्कशन की है, इसमें जरा वापस से इस एंट्री में ऊपर आ जाए अपने पास रजिस्टर में जहां आपने लिखी थी। इस डिस्कशन को करते हुए हमने ये अज्यूम किया था कि हमारी जो मशीनरी है वो हमारी बुक्स में WDV पे आ रही है। जरा इस एंट्री से ऊपर जो डाटा लिखा था वो जरा देखा, जहां ये हमने गेन लॉस 20,000 कैलकुलेट, सॉरी लॉस कैलकुलेट किया था 20,000। मशीनरी की कॉस्ट क्या थी, लेकिन वो कितने रुपीस डेप्रिशिएट हो चुकी थी? 1,50,000 उसकी WDV थी। अगर मशीनरी का मैंने 1,50,000 से क्रेडिट किया तो इसका मतलब मैंने क्या अज्यूम किया कि मशीनरी अपने लेजर में WDV पे आ रही होगी। लेकिन क्या ये सिचुएशन भी हो सकती है कि एसेट अकाउंट अलग बना हो और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट अलग बना हो? पॉसिबल है सर। कल जब डिस्कशन कर रहे थे तो हमने अकाउंटिंग एंट्रीज ऑफ डेप्रिसिएशन लिखी थी। देयर आर टू वेज टू रिकॉर्ड द एंट्री ऑफ डेप्रिसिएशन। नंबर वन कोई भी बोल दे नंबर वन हो जाएगा, कोई भी बोल दे नंबर टू हो जाएगा। डेप्रिसिएशन डेबिट, एसेट क्रेडिट, या डेप्रिसिएशन डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। अगर आपके सामने ये कहूं कि ये डिस्पोजल की सारी डिस्कशन करते हुए मैंने अज्यूम किया है कि हमने अपने एसेट को डेप्रिशिएट करते हुए डेप्रिसिएशन डेबिट और एसेट क्रेडिट वाली एंट्री की होगी, तो मैं सही कह रहा हूं। लेकिन अब हमने यही डिस्कशन इस कॉन्टेक्स्ट में करनी है कि अगर एसेट अकाउंट अलग बनाओ और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट अलग बनाओ और इन दैट केस फिर एसेट की डिस्पोजल हो जाए, तो फिर अकाउंटिंग एंट्री सेम ही रहेंगी या इनमें कोई डिफरेंस आ जाएगा, ये अब हम समझने लगे। हो सकता है सेम ही रहे, हो सकता है कोई डिफरेंस आ जाए। अब जो नॉलेज आपको डिस्पोजल का हो गया है, जो आपको एंट्रीज का पता चल गया है, इस नॉलेज को हम जहन में रखेंगे। और अब हम किस तरफ जा रहे हैं, अज्यूमिंग कि एसेट अकाउंट इज सेपरेट फ्रॉम एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, और उस कॉन्टेक्स्ट में डिस्पोजल डिस्कस करते हैं। तो एक नेक्स्ट हेडिंग बना लें ताकि जरा हम हेडिंग वाइज बात कर तो आगे बढ़ा सकें। जी हुक्म करें। नहीं नहीं बेटा, मैंने नहीं किया यार, खुदा के लिए मैंने ये नहीं किया। ना बेटा, यकीन मान, मैं प्लीज मेरा मेरा मैंने ये नहीं किया, मेरे पे इल्जाम है। जो मैंने किया मैं बताता हूँ। नहीं बेटा, ये जो आपने दूसरी बात बीच में लगा दी, यकीन मानिए ये मैंने नहीं की, ये मेरे पे, मैं जरा अपना इल्जाम क्लियर कर दूँ, मैं उसके बाद फिर रुकूंगा। कोई मेरी हेल्प करेगा जी? मैंने इस डिस्पोजल अकाउंट में कितनी एंट्रीज की हैं?
मैंने तो 3 की। मैंने 2 एंट्रीज की और देन लेजर बैलेंस किए, बस उस बैलेंस का सीडी मैंने नहीं लिखा, वो मैंने बैलेंसिंग फिगर निकाली। पहले मैं ये क्लियर कर दूं, मैंने सीडी क्यों नहीं लिखा? क्योंकि इसने बीडी बनना नहीं, लेकिन मैं सीडी इसलिए वक्ती तौर पे लिखने लगा हूं ताकि मेरा ये इल्जाम जरा, मैंने सिर्फ बेटा 2 एंट्रीज की हैं। मैंने एक कैश की एंट्री की है और मैंने एक मशीनरी की एंट्री की है जो मैंने ऊपर लिखी है, और इन 2 एंट्रीज के बाद आपसे बैलेंस करवाया मैंने। ये लॉस की एंट्री कोई नहीं की मैंने, बैलेंस मैंने की है। हाँ, शायद इससे एक एंट्री बन गई है, तो अगर आप वो बोलना चाहते हैं तो शायद उस एंट्री पे, वो एक ट्रांसफर एंट्री होती है, उस पर बोलने पे हमें शायद कोई इतराज भी ना हो। एक शायद फाइनली लॉस डेबिट हो रहा है प्रॉफिट लॉस में, और डिस्पोजल अकाउंट का जो बैलेंस है वो क्रेडिट होकर खत्म हो रहा है, लेकिन उस एंट्री को शायद लिखने की जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हुई है। तो देयर आर ओनली 2 एंट्रीज रिक्वायर्ड इन डिस्पोजल अकाउंट अगर एसेट अकाउंट WDV पे है। कैश की एंट्री अगर आप लिख लेंगे और मशीनरी वाली एंट्री अगर आप लिख लेंगे, तो ये जो थर्ड फिगर कैलकुलेट हुई है ये कैलकुलेटर पे होगी। मतलब ये 20,000 कहां से है? 150 डेबिट साइड पे है, 130 बेटा क्रेडिट साइड पे है। इस लेजर में अब डेबिट बैलेंस आ रहा है। सही है मेरे वर्ड्स? मैंने किस तरफ लिख दिया? जिस तरफ उसे लिखा जाना चाहिए। जस्ट लाइक एनी अदर लेजर मैंने इसे बैलेंस किया। हाँ, ये अब आया क्या है, इस पे हमने गौर किया है और पता चला ये डेबिट बैलेंस लॉस रिफ्लेक्ट कर रहा है, ये सबको पता है। और देन जहन में आया कि लॉस तो फिर प्रॉफिट लॉस में जाना चाहिए, तो देन फिर याद आया कि ये गेन लॉसेस फॉर द ईयर कैलकुलेट होते हैं। आई होप कि अब आपको भी नेक्स्ट टाइम याद आएगा। फिर जब ये सब कुछ याद आया तो फिर हमने शायद फाइनली डिसाइड किया कि इसके साथ सीडी रहने देते हैं, या लिख लेते हैं, और इसकी जगह क्या लिख के बात खत्म कर देते हैं। लेकिन क्या इस तरह करने से हम इस तरफ चले जाएंगे कि हमने 3 एंट्रीज की हैं? मेरी सजेशन ये है कि एंट्रीज 2 ही है मेन। ये थर्ड जो फिगर आ रही है इट इज सिंपली अ बैलेंसिंग फिगर। अब आपका अगर क्वेश्चन कोई डिफरेंट था, नहीं या यही था? हाँ जी, पूछा। नहीं नहीं, कैश एसेट है, कैश एसेट है इसलिए डेबिट हुआ। इनकम के तौर पे है, जब भी कोई डबल एंट्री होती है उसके 2 इफेक्ट्स होते हैं। आप कैश सेल की एंट्री बोले, हिम्मत करें, हिम्मत करें, हिम्मत करें, हिम्मत। कैश डेबिट ऐसे ही है। अब फॉर एग्जांपल ये 1 लाख रुपीज या चलो 1 लाख रुपीज एक अलग एंट्री है, इसके कैसे एक्सप्लेन करूं? अगर आपके सामने एक्सप्लेन करना हो, मैं खुद ही करता हूं। कैश आया है, एसेट है, लेकिन कैश कमाया है, देयरफॉर इनकम भी है। ये कैश इनकम भी है, सेल के नाम से मैंने क्रेडिट कर लिया। कैश आया, एसेट है, लेकिन मशीन बेच के कमाया भी है, मैं ये कह रहा हूं। तो इनकम के तौर पे फिर वो डिस्पोजल में क्रेडिट हुआ। इनकम क्रेडिट ही होती है, तो कैश इनकम नहीं है, कैश एसेट है। मशीन बेच के इनकम की तरह सॉर्ट ऑफ सिचुएशन है, लेकिन क्योंकि गुड्स बेच के नहीं आया, गुड्स बेच के अगर कैश आता आप क्या एंट्री करते हैं? कैश डेबिट सेल्स क्रेडिट। ये गुड्स नहीं, ये प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट की बहस है। अब सेल का वर्ड तो होता है जब गुड्स की इनकम हो। तो अगर आपने मशीनरी या कोई और एसेट प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट में से बेचा, तो उसके लिए फिर डिस्पोजल अकाउंट्स बना के इनकम्स और एक्सपेंसेस लिख के आप फिर एंट्री करते हैं। सिमिलरली, चलिए अब बात हो गई है तो जरा क्लियर करें, दूसरी एंट्री देखें। मशीनरी एसेट के तौर पे क्रेडिट हुई है, डिस्पोजल अकाउंट डेबिट का यहाँ क्या मतलब है? ये मशीनरी बेचने के बाद अब मशीनरी का 1.5 लाख रुपया हमारा एसेट नहीं रहा, या हमारा सॉर्ट ऑफ एन एक्सपेंस बन गया। तो व्हाट इज इनकम एंड व्हाट इज एक्सपेंस? कौन सी अमाउंट डिस्पोजल के सामने जो लिखी है? डिस्पोजल क्रेडिट, डिस्पोजल डेबिट मींस, क्रेडिट मींस सॉर्ट ऑफ इनकम की तरह क्रेडिट हुआ, और डेबिट एक्सपेंस के तौर पे, मशीनरी एक्सपेंस के तौर पे डिस्पोजल में डेबिट हुई, और कैश इनकम के तौर पे डिस्पोजल में क्रेडिट हुआ। वर्ड्स मेरे ओके? कैश क्या चीज है?
एसेट है, मशीनरी क्या चीज है, एसेट है, लेकिन कैश इनकम सॉर्ट ऑफ चीज की तरह डिस्पोजल में क्रेडिट हुआ है। और ट्राई टू रिपीट अ सेंटेंस फॉर मशीनरी। मशीनरी एसेट है, इटसेल्फ एसेट है, लेकिन एक्सपेंस सॉर्ट ऑफ के तौर पे डिस्पोजल में डेबिट। जी सर, हम क्या करना चाह रहे थे, लिखे नेक्स्ट लाइन। एनी अदर पैरेलल कंफ्यूजन? ये ना मेरी इन बातों से और कंफ्यूजन होगी, नहीं सीरियसली। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स, चलिए एक छोटा सा पैराग्राफ से स्टार्ट करें। इफ सपोज एक लाइन लगा दें, लाइन इन अ सेंस, यहां तक कि अब डिस्कशन खत्म हो गई, थोड़ी सी आगे बात बढ़ाते हैं। इफ सपोज asset account and accumulated appreciation account, asset account and accumulated appreciation account are prepared separately, but डिस्पोजल अकाउंट पे ही होनी है, डिस्पोजल पे ही होनी है। लेकिन व्हाट वी आर अज्यूमिंग नाउ, कौन सा लेजर किस लेजर से अलग है? एसेट अकाउंट और एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन अकाउंट्स अलहदा बन रहे हैं, विच मींस अब हम डेप्रिसिएशन की कौन सी एंट्री अज्यूम करेंगे? डेप्रिसिएशन डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट। और अगर ये एंट्री करेंगे तो फिर एसेट अकाउंट का जो बैलेंस है वो कॉस्ट के इक्वल ही रहेगा या डब्ल्यूडीवी बन जाएगा? फिर वो कॉस्ट के इक्वल ही रहेगा और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अलहदा लेजर में एक्यूमुलेट होती चली जा रही है। थोड़ा सा मेरा ख्याल है जो कल बातें हुई हैं उनको भी रिवाइज कर लेते हैं और फिर उसमें डिस्पोजल भी लेके आते हैं। लेफ्ट और राइट साइड पे जरा दो लेजर्स खोलना है। एक वंस अगेन सपोज मशीनरी की एग्जांपल ही लेता है, एक मशीनरी का लेजर और साथ एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का लेजर बनाना है। जी स्टार्ट ले लें कुछ, मैं इनिशियली परचेज से ट्रांजैक्शंस लिख देता हूँ, फिर डिस्पोजल तक चलते हैं। लेट्स अज्यूम, ये मेरे साथ साथ लिख लें, 1 जनवरी 2020 पे मशीनरी परचेज हुई, एंट्री बोल के लिख लें मशीनरी डेबिट, कैश क्रेडिट सपोज 8 लाख रुपीज। एक साल सपोज गुजर गया, 31 दिसंबर 2020 डेट आई, डेप्रिसिएशन आपने कैलकुलेट की, इररिस्पेक्टिव ऑफ मेथड जो भी आपने डेप्रिसिएशन कैलकुलेट की, लेट्स सपोज चले 1 लाख की आई, एंट्री कर ली हमने, कर ली सर हमने एंट्री, डेप्रिसिएशन डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट, पोस्टिंग करें और फर्स्ट ईयर का लेजर क्लोज कर दें। सेकेंड ईयर के बैलेंसेस उठाएं, इकट्ठे हैं यहां तक। मशीनरी अकाउंट में ब्रॉड डाउन बटा 8 लाख हो जाएगा और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में ब्रॉड डाउन क्रेडिट बैलेंस 1 लाख हो जाएगा। एक और साल कंप्लीट कर लें, लेट्स अज्यूम नेक्स्ट ईयर पे डेप्रिसिएशन चार्ज हुई 2021 पे, डेप्रिसिएशन डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट, फिगर सपोज सेम ही है। सेकेंड ईयर तक क्लोज कर दें।
एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का क्योंकि लेजर अलग है इसलिए एसेट अकाउंट में कॉस्ट रिफ्लेक्ट होती चली जाएगी। क्या इसका मतलब ये है कि बार बार जो 8 लाख आ ही जा रहा है कि एसेट डेप्रिशिएट नहीं हुआ? इसका सिंपली मतलब ये है कि हम चाहते ये हैं कि कॉस्ट का अलहदा पता चलता जाए और डेप्रिशिएट वो जितना हुआ है वो किसी अलहदा लेजर से पता चल जाए। इसका हरगिज ये मतलब नहीं कि एसेट 8 लाख का ही है। इसका सिंपली मतलब ये है कि एसेट 8 लाख का था, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन की फिगर 2 लाख की क्या बता रही है? 2 लाख डेप्रिशिएट हो गया है। और देयरफॉर अगर ये दो फिगर्स आपको पता चल जाए तो आपको ये भी पता चल जाएगा कि अब मशीन 2 साल के बाद 6 लाख की रह गई है। द ओनली पर्पज ऑफ दिस सेग्रीगेशन इज कि अलहदा अलहदा बस फिगर्स पता चल जाए। देन इस तरह करें, ये अपडेट्स कौन सी बन जाएंगी? थर्ड ईयर का जस्ट ब्रॉड डाउन उठा लें, थर्ड ईयर का ब्रॉड डाउन उठा लें, बाकी आगे कुछ नहीं लिखना। ये 1 जनवरी 2022 हो जाएगा, 1 जनवरी 2022 के जरा ब्रॉड डाउन उठा लेंगे। मशीनरी अकाउंट का ब्रॉड डाउन 8 लाख और एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन का ब्रॉड डाउन 2 लाख। यहां तक जरा काइंडली सब लोग इकट्ठे हो जाए। ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स काइंडली प्लीज अगर यहां तक बना लेंगे तो मुझे बताइएगा। यहाँ तक तो कोई इशू नहीं है सर, ये तो कल वाली बातें थी इसलिए मैंने शायद जल्दी से लिख दी है सारी। नोटेड है काइंडली यहाँ तक? देन सर आपने इस तरह करना है, अब ये जब ब्रॉड डाउन हमने लिखा है 1 जनवरी 2022 का, ये हमने ये करंट ईयर भी जरा कंप्लीट करना, लेकिन इस करंट ईयर को कंप्लीट करने से पहले मैं कुछ आपको और इन्फॉर्मेशन लिखवानी है। मीन्स से ये जहाँ आपने ब्रॉड डाउन उठाया दोनों लेजर्स में, इसमें एक साल की वर्किंग के लिए जगह छोड़ दें। मीन्स 5-6 लाइनें, 4 लाइनें, 5 छोड़ दें एहतियातन, टोटल भी कर लेंगे बाद में, बैलेंस भी करेंगे। तो इसका ये जो थर्ड ईयर का लेजर है इसको कंप्लीट करने के लिए कुछ 5 तक लाइनें छोड़ दें और उसके बाद नीचे आए और एक सेंटेंस लिखें। सबको पता है क्या कह रहा हूँ? तो स्पेस रख के, एक साल के और वर्किंग के लिए स्पेस रख के जरा इसके नीचे एक सेंटेंस लिखें। ऑन 1 जनवरी 2022 machinery is sold for rupees 7,30,000 in cash। एक मशीनरी जो हमने 1 जनवरी 2020 पे खरीदी थी, 2 साल उसे यूज किया था, अकॉर्डिंगली 2 साल उसे डेप्रिशिएट भी कर लिया, लेकिन आफ्टर सपोज 2 इयर्स, थर्ड ईयर के स्टार्ट में 1 जनवरी 2022 पे लेट्स अज्यूम अब ये मशीनरी हमने 7,30,000 रुपीज की कैश में बेच दी है। सबको सारी स्टोरी का कॉन्टेक्स्ट पता चल गया है। अब किस डेट पे फिर अब ये डिस्कशन होनी चाहिए कि डिस्पोजल हो गई? 1 जनवरी पे होनी चाहिए। डिस्पोजल हो गई, डिस्पोजल सिंपली मींस एसेट हमने सेल कर दी। अब क्या आपके पास आ गया और क्या चला गया? कैश आ गया, मशीन नहीं चली। अब हमने वंस अगेन सिर्फ इसकी काउंटिंग डिस्कस करनी है, तो अपने ज़हन में पहले एंट्रीज बनाए जरा। कैश कितना डेबिट? 7,30,000, ऐसे ही है। मशीनरी कितने से क्रेडिट? सबसे पहले एक छोटी सी कैलकुलेशन करें इसके नीचे, मुझे बताएं इस डिस्पोजल पे गेन हुआ या लॉस हुआ? कैलकुलेशन करें। जाने दें जाने दें जाने दें। 8 लाख की मशीन अगर 730 की बेची है तो गेन कैसे हो गए? और जाने दें यार, कल से लगे हुए बस कर दें यार। 8 लाख माइनस 8,30,000 कम में आया कैश यार, क्या हो गया? और कैश कम आया यार, मेरे कंपैरिजन में क्या मसला है? कैश को कॉस्ट से कंपेयर करना, तो WDV कहाँ है?
अगर सेपरेट लेजर बना हुआ है तो WDV बनानी पड़ेगी, इंशाल्लाह बना लेंगे। तो इट मींस जब भी डिस्पोजल हो, ये मैटर नहीं करता कि लेजर किस पे बना हुआ है, कॉस्ट पे या WDV पे, जब भी डिस्पोजल हो गेन लॉस किसको कंपेयर करके आएगा, कैश और WDV को कंपेयर। तो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ फाइनली गेन लॉस, जो कल लिखा था, देख के दोबारा वो फार्मूला एज इट इज है, कैश मीन सेल प्रोसीड्स ने WDV से ही कंपेयर होना, ठीक है। तो कैलकुलेशन करवाएं जरा, गेन है या लॉस है, कैसे, एक दफा दोबारा फार्मूला लिख लेते हैं जरा, देख लें जरा। गेन और लॉस इज द डिफरेंस बिटवीन इज इक्वल टू सेल प्रोसीड्स, प्लीज लिखें पहले, छोड़ दें बहस। सेल प्रोसीड्स मींस कैश और माइनस WDV। फार्मूला रिमेन सेम, आपने कैश और WDV को कंपेयर करना। मैं क्या गलती कर रहा हूँ, अगर 8 लाख और 730 को कंपेयर कर रहा हूँ, 8 लाख तो कॉस्ट है, वो तो थी कॉस्ट 2 साल पहले की बात है। 1 जनवरी पे अब देखना चाहिए एसेट कितना रह गया है और उसके अगेंस्ट कितने पैसे आए। तो हाउ मच कैश इज रिसीव्ड, 730, व्हाट इज द WDV, कैसे, 8 लाख माइनस accumulated depreciation of 2 lakh is equal to 6 lakh, which definitely means 1,30,000 का इस सिचुएशन में आप गेन लिखे बताइए। जी सर, जी मुबीन, नहीं बस एनी कंफ्यूजन है। तो ये मैटर नहीं करता कि लेजर किस पे बना हुआ है, वो अलग बहस है। गेन लॉस इज ऑलवेज द डिफरेंस बिटवीन कैश एंड सेल प्रोसीड्स, एंड व्हेन गेन व्हेन लॉस, कैश इज मोर देन WDV गेन। बार बार बोलता जा रहा हूँ, आपसे भी रिक्वेस्ट है, सोचते जाए ये बातें, टिप्स पे प्लीज आनी चाहिए। व्हाट इज द व्हाई गेन, कैश इज मोर देन WDV। चले, मैं एक एंट्री करना चाह रहे थे, शुरू करें। क्या डेबिट, कैश डेबिट कितने से, 730,000। क्रेडिट, मशीनरी क्रेडिट कितने से। अब ये जरा एक सेकंड अपना अपना ओपिनियन बताएं जरा, असूलन किससे, असूलन तो WDV से असूलन। लेकिन प्रॉब्लम, अगर फॉर एग्जांपल हम 6 लाख से क्रेडिट करें विच मींस WDV से, तो जरा एक सेकंड जरा पहले मेंटली तौर पे देखते हैं, बाकी इंशाल्लाह इससे सब कुछ लिख के प्रेजेंट करते हैं। एसेट अकाउंट में 8 लाख लिखा हुआ, तो अगर फॉर एग्जांपल मशीनरी को हमने 6 लाख से क्रेडिट किया, तो ये तो एसेट के लेजर में 2 लाख बच जाएगा। तो क्या हमने 8 लाख में से 2 लाख वाली मशीन रख ली है और 6 लाख वाली बेची है। प्रॉब्लम क्या आ रहा है, अगर फॉर एग्जांपल ये मशीनरी का लेजर WDV पे बना होता, तो जहां आपको 8 लाख नजर आ रहा है वहां 6 लाख होना था, और हमें मशीनरी को 6 लाख से ही क्रेडिट करना था और कोई इशू नहीं बनना था। व्हाट इज द प्रॉब्लम विच वी आर फेसिंग, एसेट को असूलन तो WDV से क्रेडिट होना चाहिए, लेकिन लेजर में WDV है ही नहीं, कॉस्ट बनी नजर आ रही है। तो देयरफॉर अब क्या करें, अब कुछ लिख के ही करते हैं, जहां वर्किंग हुई है उससे आगे आ जाए। अब लेजर्स को भी पूरा करना है, वो बाद में करते हैं, जहां आपने गेन कैलकुलेट कर लिया उससे आगे चलते हैं। अब जब डिस्पोजल की बहस बेटा होती है, तो डिस्पोजल की अकाउंटिंग करने के 2 डिफरेंट वेज हैं। सर या क्या कर लें, कंपाउंड एंट्री कर लें, या क्या कर लें, डिस्पोजल अकाउंट के एंगल से सोचें। मैं इस वक्त पहले डिस्पोजल अकाउंट के एंगल से बात इसलिए करूंगा क्योंकि वो जरा थोड़ा सा ताजा अभी पड़ा है, लेकिन बाद में इंशाल्लाह जो कल पढ़ा था वो भी बीच में लेके आता हूं। तो नेक्स्ट हेडिंग लिखें, लेट्स अज्यूम disposal account is to be prepared. Let's assume disposal account is to be prepared. ये अगले 10-15 मिनट में बात सारी खत्म हो जानी है, तो आप लोगों ने मुसलसल मेरे साथ इन्वॉल्व रहना है।
मैं बार बार बीच में इंशाल्लाह रुकता जाऊंगा, जहां जहां मैं महसूस करूंगा कि रुक के आपसे पूछ लूं। आप इन्वॉल्व रहिएगा, कोई इशू हो तो साथ साथ बताइएगा। मैं रुकने लगा हूँ, एनी इशू यहाँ तक। ये क्या लिखा मैंने? नहीं वो तो मैं अंग्रेजी को तो मैं खुद भी पढ़ सकता था यार, मैंने लिखा। मतलब मैं क्या क्या कहना चाहता हूँ? मैं ये कहना चाहता हूँ कि सपोज एग्जामिनर ने हमसे डिस्पोजल अकाउंट का लेजर मांगा, तो कभी आपने इस डिस्कशन से पहले डिस्पोजल अकाउंट बनाया? सर अभी मेरे साथ बनाया था। जरा उसका उसकी अकाउंटिंग एंट्रीज ढूंढेंगे जो आपने लिखी थी, अगर डिस्पोजल अकाउंट बनाना चाहे। ढूंढे 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 ढूंढ के ना 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 ना। दो एंट्रीज आपने लिखी है, नंबर 1 कैश डेबिट डिस्पोजल अकाउंट, नंबर 2 डिस्पोजल अकाउंट डेबिट मशीनरी अकाउंट क्रेडिट। आई उन्हीं दो एंट्रीज को पहले सोचते हैं कि क्या वो एंट्रीज इधर भी एज इट इज एप्लीकेबल हैं या उनमें कोई चेंज करने की जरूरत है। अब आपने अपने सामने वही दो एंट्रीज रख लेनी है जो थोड़ी देर पहले हमने की थी, और पहले मुझे अब कंप्लीट करवाना है, उसके बाद इंशाल्लाह आपने लिखने की कोशिश करनी है। रेडी हैं सारे? व्हाट इज द फर्स्ट एंट्री जो आपने की? क्या ये एंट्री यहां होनी चाहिए? एज इट इज होनी चाहिए, लेकिन अमाउंट 130 की जगह 730 यहां हो जाएगी। मत टेंशन लें, ये आपके लिए इंशाल्लाह आपने ही लिखना है, कहीं मैं मिटा ना दूं। बेटा कोई इशू नहीं यार, क्या हो? चलें मारो। फर्स्ट एंट्री कैश डेबिट डिस्पोजल क्रेडिट एज इट इज रहेगी, चाहे एसेट अकाउंट WDV पे हो, चाहे एसेट अकाउंट कॉस्ट पे हो। अच्छा यही हमारी अब सारी मेन बहस का कॉन्टेक्स्ट यही है। बार बार मैं बोलता रहूंगा, आपने भी पार्टिसिपेट करना है। असल में जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो उसमें फिर आइडेंटिफाई करना होता है कि क्या क्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन का लेजर बन रहा है और या नहीं बन रहा। तो फिर अकॉर्डिंगली हमारे जहन में चीजें आनी चाहिए कि हमें क्या सिमिलरिटीज हैं इस डिस्कशन में, और अगर कोई डिफरेंस है तो वो कौन सा है। तो इट मींस फर्स्ट एंट्री ऑफ कैश इज सेम आइदर एसेट अकाउंट इज एट WDV और कॉस्ट। ठीक है जी। अब दूसरी एंट्री देखें जो आपने बनाई थी वहां, क्या ये एंट्री सेम रहे? क्या ये एंट्री सेम रहेगी? यस सेम रहेगी, लेकिन अमाउंट सेम नहीं रहेगी। नहीं, डिस्पोजल अकाउंट डेबिट मशीनरी क्रेडिट, मशीनरी जा रही है, डिस्पोजल अकाउंट में उसने आना, लेकिन वहां कौन सी अमाउंट है? WDV है। यहां कौन सी अमाउंट से काम नहीं चलेगा? WDV से यहां काम क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि WDV से अगर हमने एंट्री की वो 6 लाख है और हमारे लेजर में 8 लाख है, तो वो बात पूरी खत्म नहीं होगी। हाँ अगर फॉर एग्जांपल हमने 6 लाख कॉस्ट वाले एसेट में से बेचा ही, सॉरी 8 लाख कॉस्ट वाले एसेट में से बेचा ही 6 लाख कॉस्ट वाला होता तो एक अलग इशू है। लेकिन इस वक्त मैं क्या ज्यूम कर रहा हूँ, ये मशीनरी सारी बेच दी है। तो आफ्टर दिस डिस्पोजल, एक क्वेश्चन है आपसे बोर्ड पर देखा, आफ्टर दिस एंट्री, आफ्टर दीज एंट्रीज ऑफ डिस्पोजल, क्या मशीनरी के लेजर का CD बैलेंस 0 हो जाना चाहिए? आफ्टर द एंट्रीज ऑफ डिस्पोजल, क्या मशीनरी के लेजर में CD बैलेंस 0 हो जाना चाहिए? अगर मशीनरी बेच दी आपने तो इसका मतलब हमारी बुक्स में उसका फिर कोई बैलेंस नहीं रहना चाहिए, उसकी जगह फिर कैश का बैलेंस अपीयर होना चाहिए। लेकिन 0 कब होगा भाई? नहीं 0 बेटा तब होगा जब 8 लाख पूरा क्रेडिट होगा, अब 8 लाख तो कॉस्ट है। तो मजबूरन सेकेंड एंट्री जो आपके उस पहले कॉन्टेक्स्ट में WDV पे हुई है, अगर लेजर्स कॉस्ट पे बने होंगे तो मजबूरन हमें दूसरी एंट्री, दूसरी सेम एंट्री किस अमाउंट पे करनी पड़ा करेगी। ये मजबूरन वर्ड क्यों लगा रहा हूं? असूलन ये एंट्री किस अमाउंट पे होनी चाहिए? प्रिंसिपली स्पीकिंग ये WDV से एंट्री होनी चाहिए और कहानी खत्म हो जानी चाहिए, लेकिन WDV अब हमारे लेजर में है नहीं, इसलिए मजबूरन ये एंट्री हमें टेम्पररी तौर पे किस पे करनी पड़ रही है? एट कॉस्ट कब किया करेंगे?
ये एंट्री और एट WDV कब किया करेंगे ये एंट्री? अगर एसेट अकाउंट कॉस्ट पे हुआ करेगा तो सेकंड एंट्री कॉस्ट पे किया करेंगे। और अगला सेंटेंस आप बता दें। और तो फर्स्ट एंट्री में तो अमाउंट भी सेम है और हेड्स भी सेम कैश वाले में। सेकंड एंट्री में हेड सेम रहेंगे लेकिन अमाउंट WDV की जगह कॉस्ट आ गई। क्या इस सिचुएशन में हमारा इन दो एंट्रीज से अब काम चल जाएगा? लिख के देखते हैं। जस्ट एक मिनट। पिछले सिनेरियो में दोबारा देखें। आई होप कि आप देख रहे हैं। पिछला प्लीज खाली सफा कहाँ है? ये सफा खाली कैसे हो गया? पिछले सफा तो बहुत कुछ लिखा। पिछला सफा या यही सफा जो भी था, जो दो एंट्रीज मैंने की थी, क्या उन दो एंट्रीज को डिस्पोजल अकाउंट में ट्रांसफर कर देने से डिस्पोजल अकाउंट में गेन लॉस सही कैलकुलेट हो गया था? हो गया था यार। तो अब भी मैंने वही दो एंट्रीज की हैं। नहीं, वही दो एंट्रीज की हैं, सिर्फ सेकेंड एंट्री में कॉस्ट है। तो क्या इससे मसला हल हो जाएगा? इससे गेन लॉस कैलकुलेट हो जाएगा? गेन लॉस कैलकुलेट कब होता है? जब कैश और WDV कंपेयर होती है। तो क्या अभी मसला है? लेकिन मैं चाहता हूँ वो मसला जरा हाईलाइट हो जाए डिस्पोजल का लेजर देख के। जरा शायद कुछ रहता है, आप शायद सही सोच रहे हैं, लेकिन इससे पहले कि हम उसकी बात करें कि क्या रहता है, हमने ये दो एंट्रीज जो की हैं, या इस तरह से कह लेते हैं जो आपने मुझे करवाई हैं, इन दो एंट्रीज की जरा मुझे डिस्पोजल अकाउंट के लेजर में जरा पोस्टिंग करवाएं। मेरे वर्ड्स क्लियर है प्लीज? इन दो एंट्रीज को मुझे जरा डिस्पोजल अकाउंट के लेजर में पोस्ट करवा देंगे या? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शुरू कराएं जी। सबसे पहले कैश किधर लिखूं? और यार कैश तो डेबिट हुआ है, कमाल हो गया है यार, लेकिन हम तो डिस्पोजल अकाउंट का लेजर बना रहे हैं ना यार। तो कैश डेबिट अपने लेजर में होगा अगर बना रहे हो, डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट। ओके सर। दूसरा बताएं कितना कहाँ लिखूं? 8 लाख डेबिट साइड पे मैंने लिखा और रेफरेंस के तौर पे मशीनरी वर्ड आ गया। जी सर, मेरा तो ख्याल है बैलेंस हो सकता है। जरा वैसे करें तो सही बैलेंस जहनी तौर पर। 8 लाख डेबिट साइड पे है, 730,000 क्रेडिट साइड पे है। अगर बैलेंस करेंगे तो क्या बन रहा है? 70,000 का डेबिट बैलेंस मींस लॉस नजर आ रहा है। तो सही है ना यार? सही क्या है? अपने पेज पे देख के बताएं, अपना अभी जो लिख रहे थे सही क्या है? 130 गेन है, यहाँ लॉस है वहां गेन है। इशू क्या है? ये कंपैरिजन ठीक नहीं है। अब यहाँ से ऑनवर्ड जरा वर्ड्स मेरे जरा प्लीज, आप यकीनन सोच रहे होंगे, जरा वर्ड्स को फाइनल कर लेते हैं। ये बेटा अभी कंपैरिजन ही ठीक नहीं हुआ। गेन लॉस का तो गेन लॉस की कैलकुलेशन के लिए कंपेयर होना चाहिए कैश को WDV से। फिलहाल कंपैरिजन हो रहा है कैश का कॉस्ट से, तो ये भी कंपैरिजन ही ठीक नहीं है। किस सिचुएशन में सिर्फ दो एंट्री से काम चल जाएगा? अगर एसेट अकाउंट WDV पे है तो फिर डिस्पोजल अकाउंट बनाते हुए सिर्फ हमें दो एंट्री सफिशिएंटली बस करनी पड़ेंगी, उन्हीं से काम चल जाएगा, कैश वाली एंट्री और एसेट की WDV वाली एंट्री। लेकिन अगर एसेट अकाउंट कॉस्ट पे हुआ तो फिर दो एंट्री से हमारा काम इसलिए नहीं चलेगा क्योंकि एक एंट्री कॉस्ट वाली हमें करनी पड़नी है। अब अगर मैं आपसे कहूं कि अगर किसी तरह हम इस कॉस्ट को WDV में कन्वर्ट कर दें, क्या वर्ड्स बोले मैंने? अगर हम किसी तरह इस कॉस्ट को WDV में कन्वर्ट कर दें तो क्या फिर मसला हल हो जाना चाहिए? इस वक्त मसला है क्या, जरा बताएं। कैश कॉस्ट से कंपेयर हो, वी हैव टू कंपेयर द कैश विद WDV। तो अब हमें इस कॉस्ट को, अमाउंट बताएं जरा, 8 लाख की कॉस्ट को WDV बनाना है। किन क्वेश्चंस में WDV बनी बनाई मिला करेगी? जब एसेट अकाउंट WDV में होगा। लेकिन किस क्वेश्चंस में डिस्पोजल अकाउंट में WDV बनाने के लिए एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी? ऐसे ही ना यार, ऐसे ही है। अब आपको पता है कॉस्ट को WDV में कन्वर्ट कैसे करते हैं? अगर कॉस्ट में से क्या माइनस हो जाए तो WDV बन जाएगी। ऐसे यार एक तरीका ये भी तो बोर्ड पे देखो, मैं मिटा के ठीक कर दूं।
ये भी ठीक है, नहीं ठीक है, नहीं ठीक है, क्या मसला, जल्दी जल्दी बोलें क्या हुआ है? क्या एंट्री होगी है, क्या एंट्री होगी है? डिस्पोजल डेबिट, मशीनरी क्रेडिट या डब्ल्यूडीवी पे होगी, तो ये इस केस में नहीं हो सकता, ये कोई तरीका नहीं। ये कब होता, ये कब होता? तो ये इस केस में नहीं हो सकता, इस केस में ये मिटा के 6 लाख नहीं हो सकता, यहां कॉस्ट ही लिखनी पड़ेगी। हाँ, इसको डब्ल्यूडीवी में कन्वर्ट करने के लिए कॉस्ट में से एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन माइनस करनी पड़ेगी, ये हुआ ना वर्ड, माइनस करनी पड़ेगी। तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अगर माइनस करनी है तो आपको पता है इसकी मशीनरी की एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितनी है? अपने लेजर्स देखना जरा, सॉरी अब आप इस क्वेश्चन के लेजर्स में आ जाए, मैं जरा लेजर आपके सामने रखना चाहता हूँ। इस मशीनरी की, जिस 8 लाख वाली मशीनरी की इस वक्त बहस हो रही है, इसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितनी है? ये किस दिन की एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आप ढूंढा करेंगे? जिस दिन डिस्पोजल हुई है उस दिन की ढूंढा करेंगे। मसलन इसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन लाख भी है, लेकिन वो कब की है? तो 1 साल पहले की है। तो किस दिन की एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ढूंढा करेंगे? ऑन द डेट ऑफ डिस्पोजल, ऑन द डेट ऑफ डिस्पोजल, जिस दिन डिस्पोजल हुई है। तो अब मैंने इस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को इस कॉस्ट में ऐड करना है या लेस करना है? लेस करना है, ताकि ये कॉस्ट एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन से लेस होके डब्ल्यूडीवी बन सके। तो मेरा तो ख्याल ये है कि बोर्ड पे जरा देखें, मैं एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को 2 लाख डेबिट साइड पे लिख देता हूँ यार। और यार ऐसे ही होना चाहिए ना यार, क्या मसला है, क्या जुल्म किया मैंने? 8 लाख में से लेस होनी चाहिए, ऐड होनी चाहिए। तो लेजर में लेस कैसे करूं, कितना लेस करूं, क्या रेफरेंस लिखूं, क्या रेफरेंस लिखूं? तो डब्ल्यूडीवी कैसे बनी, कहाँ बनी है यार, कैसे बनी है? वो तो 6 लाख है। क्या हम डॉक्टर्स तो नहीं है? क्या हम सब अकाउंटेंट्स को नजर आ रहा है कि 8 लाख और 2 लाख डेबिट क्रेडिट साइड पे लिखने से ये 6 लाख डब्ल्यूडीवी बन चुकी है? वो नहीं बनी, कहाँ बनी? कहीं 6 लाख नहीं है पूरे लेजर में। हमने किसी डॉक्टर को कभी एक्सप्लेन नहीं करनी ये बात। क्या हम अकाउंटेंट्स को नजर आ रहा है कि 8 लाख डेबिट और 2 लाख क्रेडिट होने से डब्ल्यूडीवी बन गई है, बन गई है। और 2 लाख क्रेडिट साइड पे लिखने से आपको पता है एक और एंट्री भी बन गई है। फुल कंसंट्रेट जरा, फुल कंसंट्रेट। 2 लाख की एक एंट्री आपने बनवा दी है, डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट एंड एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट। ये वाली एंट्री आपने पहले क्यों नहीं करवाई पिछले सिनेरियो में? अगर एसेट अकाउंट डब्ल्यूडीवी पे है तो 2 एंट्री से काम चलेगा, लेकिन अगर एसेट अकाउंट कॉस्ट पे है तो सेकंड एंट्री कॉस्ट पे होगी, और फिर एक तीसरी एंट्री एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट और डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट वाली करेंगे। तो क्या वाकई काम चल जाएगा? नहीं अभी पे पता नहीं, चेक करते हैं जरा, क्या वाकई अब गेन लॉस सही कैलकुलेट हो जाएगा? वर्किंग करवाएं, टोटल टोटल पहले करवाएं। किधर लिखूं? हायर साइड अब क्रेडिट साइड हो गई, अपोजिट साइड पे क्या लिखूं? बैलेंसिंग फिगर कितनी आ रही है? डेबिट साइड इज मोर देन या क्रेडिट साइड इज मोर देन? कैलकुलेटर अलाउड था, कैलकुलेटर अलाउड था। ये 930 कैसे हो गया, किसी को नहीं पता? प्लीज 930 कहां से आ गए? बैलेंसिंग फिगर कैसे आएगी अब? 930 माइनस 8 लाख 130 किधर लिखूं? ये क्रेडिट बैलेंस है या डेबिट बैलेंस है? तो क्रेडिट बैलेंस इन डिस्पोजल अकाउंट विल रिप्रेजेंट गेन ऑन डिस्पोजल। क्या वर्ड साथ आ गए? और ये गेन फाइनली कहां जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस में। कहां जाएगा? अदर इनकम में। अपना लेजर देखें, डिस्पोजल वाला जो पहले बनाया था आपने, छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे, गलत हो गया। वहां 2 हेड्स, वहां बल्कि लॉस मिला लें तो 3 है या 4 हो गई चीजें। वहां क्या हुआ, यहाँ क्या है बता दें, उसके बाद लिखना है आपने। वहां कोई एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन नजर क्यों नहीं आ रही? वहां कोई जरूरत नहीं है, ऑलरेडी डब्ल्यूडीवी थी। लेकिन अगर लेजर कॉस्ट पे होगा एसेट का
तो WDV बनाने के लिए एक थर्ड एंट्री भी करनी पड़ा करेगी, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट और डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट, और होपफुली उसके बाद एवरी अदर थिंग रिमेन सेम। लेट मी फिनिश प्लीज। मैंने 2 एंट्रीज बेटा भी लिखी थी, मैंने 2 एंट्रीज लिखी थी, लेकिन अगर सेकंड एंट्री कॉस्ट पे है तो थर्ड एंट्री बनवा दे। जरा क्या है रेफरेंसेस, गौर से पढ़ लेंगे देख के। ये एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, जरा मैंने वर्ड्स थोड़े से कम किए, जरा स्पेस मेरे पास कम थी तो, लेकिन 2 लाख क्रेडिट हो रहा है डिस्पोजल अकाउंट में, और ऑपोजिट रेफरेंस के तौर पे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन मैंने लिखा है। तो तरतीब से अगर देखें तो एंट्री बन रही है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट एंड डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट। बाकी डेफिनेटली ये जो एंट्रीज मैंने आपके सामने की हैं, इनका इफेक्ट मशीनरी अकाउंट में भी आना है और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट में भी आना है। तो वो इंशाल्लाह फिर आप पहले ये सब कुछ लिख लीजिएगा, बाद में उन लेजर्स को भी आपने मुझे फाइनल करवाना है। सॉरी, ये एंट्री कितने से जी? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट और डिस्पोजल क्रेडिट 2 लाख मींस जिस दिन डिस्पोजल हुई है उस दिन कितनी एक्यूमुलेट हुई है, ये उस अमाउंट से एंट्री किया करेंगे। एक सेकंड, जस्ट अ मिनट, मैं जरा एक आखिरी सेंटेंस लिख दूं। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट वाली ये जो एंट्री है किस अमाउंट से हो रही है? 2 लाख। तो उसका जरा मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। एट अमाउंट, ये एंट्री किस अमाउंट से होगी? विच इज एट द डेट ऑफ, विच इज एट द टाइम ऑफ डिस्पोजल। सबसे पहले तो काइंडली ये बता दें, बात कुछ रीजनेबली समझ आ गई? चलिए लिखे। बाकी मैंने डिस्पोजल अकाउंट 7 बना दिया, अब 7 नंबर आएगा, आप इसे नीचे बनाइएगा एंट्रीज के। पहले एंट्रीज लिखें, और एंट्रीज लिखते जरा बोलते जाएं, बोल बोल के लिखें। आवाज आनी चाहिए आपको, अपनी जरूर आनी चाहिए, मायूसी से नहीं सर। कैश के स्पेलिंग भी पहले सी देखा है, फिर ए देखा है, फिर एस देखा है, और फिर एच लिखा है, और फिर दोबारा देखा है, थोड़ी सी जगह छोड़ी है, फिर 7 देखा है, फिर 3 देखा है। गर्दन इस तरह थक जाएगी। एंट्री बोलने खुद लिखें, पूरी एंट्री बोलने खुद लिखें। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स, कुछ आपने हेल्प की है मेरी? कुछ आपने मेरा साथ दिया सारी डिस्कशन में? लेना है आप लोग? जी बेटा, एसेट का काउंट क्योंकि कॉस्ट पे था, जी मिस्टर हमजा, एसेट अकाउंट क्योंकि कॉस्ट पे था, इसलिए कॉस्ट को 8 लाख की कॉस्ट को WDV में कन्वर्ट करने के लिए आपको एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन वाली एडजस्टमेंट भी करनी है। और क्योंकि एसेट डेबिट साइड पे है डिस्पोजल अकाउंट में, इसलिए इस 8 लाख को WDV बनाने के लिए क्रेडिट साइड पे फिर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन हमें लिखनी पड़ेगी, तभी ये कॉस्ट एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन से नेट होकर WDV बनेगी। ठीक है हमजा? ये एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बड़ा डेबिट इसलिए हो रही है ताकि उसे ट्रांसफर किया जा सके डिस्पोजल अकाउंट में। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट तब होती है जब आप इसे चार्ज करते हैं। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, जी बेटा बहुत कुछ कंपाउंड कर सकते हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि जहां कंपाउंड मैं बताऊं वहीं कीजिएगा, वरना शायद असल में मसला थोड़ा सा समझना मुश्किल हो जाएगा। तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट बेटा तब होती है जब डेप्रिसिएशन चार्ज होती है। तो इस वक्त डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं हुई, ये एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अब ट्रांसफर हुई है डिस्पोजल अकाउंट में, ताकि डिस्पोजल अकाउंट के अंदर एसेट की कॉस्ट WDV बन जाए। ठीक है मिस्टर इरशाद? ये कोई डेप्रिसिएशन इस वक्त चार्ज नहीं हुई। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट तब होती है जब डेप्रिसिएशन डेबिट हो। तो अब ये कोई हमने डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं की, हमने तो एसेट बेच दिया है, तो हमने एसेट की डिस्पोजल रिकॉर्ड करने के लिए एसेट को WDV में कन्वर्ट करने के लिए उसमें से क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अब लेस करनी है। ठीक है जी बेटा, ये वाला क्वेश्चन तो मैं अभी आपसे आप लोग ये मेरे सामने जो सवाल अभी आया है, अंडर विच हेड एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, ये तो इंशाल्लाह मैं अभी आप ये नौजवानों से पूछ के बताता हूँ। जी आप लोग नोट कर रहे हैं, प्लीज परेशान ना हो, मतलब पूछ के इसलिए बताता हूँ कि
होपफुली अगर आपको ज़्यादा बेहतर मुझसे पता है तो ये मैं बच्चों से पूछता हूँ, माशाल्लाह बच्चे बड़े तेज हैं। जो लोग नोट कर लें जरा, ये 3 एंट्रीज मेरी तरफ देख के मुझे सुना सकते हैं? सुनाए। अगर आपको अपनी आवाज आई है तो मुझे आई है, लेकिन मेजोरिटी को अपनी आवाज भी नहीं आई, लेकिन सुना उन्होंने भी दी है। अपनी अपनी आवाज सबको है, ऊंची ऊंची मुझे सबकी आ रही है। ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स आपकी भी आवाज मुझे आएगी इंशाल्लाह, बोले। जी जी, दोबारा सुनाए। बोलते महसूस हो रहे हैं। ऑनलाइन स्टूडेंट्स आपकी आवाज इसलिए नहीं आई, आपने बोला नहीं है। अगर आपने बोला होता तो आवाज आ जानी थी, आपके पेरेंट्स ने मुझे कॉल आ जानी थी कि ये हमारे बच्चे को क्या हुआ, ये अकेला बैठा बोल ही जा रहा। लेकिन कोई मसला नहीं, उन्हें बाद में बता देंगे हम पढ़ रहे हैं। उन्हें इसमें यकीन ही नहीं आ रहा कि हम पढ़ रहे हैं घर बैठ के। दोबारा दोबारा मेरी तरफ देखे। अच्छा, आप उधर देख रहे थे। व्हाट इज द एंट्री ऑफ कैश? मेरी तरफ देख के बोल दे चले। चले बेटा, अब यहाँ तक जो हमने लिखा है जरा इसको समराइज फॉर्म में लिख लें। उसके बाद फिर एक आखिरी सिनेरियो ये रह गया कि जिस तरह एक कंपाउंड एंट्री हुई थी कल, लेकिन वो हुई थी डब्ल्यूडीबी के कॉन्टेक्स्ट में। क्या इस सिचुएशन में भी कंपाउंड एंट्री में गेन लॉस आ सकता है? वो मैंने लेकिन अभी बताना है। लेकिन उससे पहले मैं चाहूंगा कि हम जरा ये जो कल से लेकर आज तक की बहस हुई है इसकी एक शॉर्ट सी समरी बना लें, ताकि उसको फिर देख के हम अकॉर्डिंगली क्वेश्चंस में डिसीजन ले सकें। अब इसमें तकरीबन आपको हाफ पेज रिक्वायर्ड होगा जो मैंने बात आपके सामने करनी है। अगर तो हाफ पेज है तो ठीक है, अगर हाफ से कम है तो फिर बेहतर है कि नेक्स्ट पेज यूज कर लीजिएगा। ये एक ऐसा शायद पेज इस वक्त बनने लगा जो हम क्वेश्चंस करते हुए यूज किया करेंगे। तो आए जरा, बल्कि पहले जरा कि मुझे बनवा दें ताकि अकॉर्डिंगली आपको फिर अंदाजा हो जाए कि कितनी जगह चाहिए। ये ना हो कि फिर वो पिछला पेज या अगला पेज की स्टोरी आ रही। नहीं ठहर जाए, मेरा एक मिनट जस्ट सुनो। अच्छा, बल्कि पहले रिवाइज हो जाएगा। एक हेडिंग लिख रहा है मेरे साथ बस, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ डिस्पोजल। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ जी, बल्कि सॉरी, एक मुझे बात जरा याद करा दी। एक सेकंड इसे छोड़ें, वापस आए जरा। ये जो एंट्रीज हमने की थी इनको हमने डिस्पोजल अकाउंट में तो पोस्ट कर ली है, वो जरा एसेट और एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन के लेजर्स रह गए। जरा पहले जरा उसको कंप्लीट करो। ये मैंने आपको एक थर्ड ईयर के लेजर के लिए जगह छुड़वाई थी, तो इन एंट्रीज को देख के जरा अपने मशीनरी अकाउंट को और एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन अकाउंट को बैलेंस करें। अच्छा, ये काम पहले जरा इंडिविजुअली आप करें जरा। ये एंट्रीज मैंने आपके सामने कर दी हैं। अब इन एंट्रीज का इफेक्ट थर्ड ईयर में जिस साल एसेट को बेचा है मशीनरी को, मशीनरी के लेजर में और एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन के लेजर में जरा सोचें ये फिगर्स ट्रांसफर होनी चाहिए। अगर होनी चाहिए तो कैसे जरा कर लें, मैं फिर लिखता हूँ। ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप भी जरा। कैश वाली जो फर्स्ट एंट्री है ये कैश के लेजर में आएगी, और वो कैश का लेजर रिक्वायर्ड नहीं हमसे। डिस्पोजल वाली बहस होगी भी है। सेकंड एंट्री में मशीनरी के लेजर में क्रेडिट साइड पे जाएं, और देन इसका कोई फाइनल भी करें, वो टोटल करके सीडीज वगैरह निकालें। प्लीज जिन्होंने कर लिया 1 मिनट करने दें बाकी को। अगर किसी ने कर लिया है तो प्लीज आवाजें खत्म करें। तो फिर वो कंपाउंड एंट्री हो जाएगी। ये होने दें। ये एक दूसरे को बता रहे हैं कि पोस्टिंग कैसे होनी है, पोस्टिंग करके बहस कर रहे हैं।
पढ़ाई के अलावा ही कोई बात हो रही होगी, मेरा नहीं ख्याल पढ़ाई की कोई बात आपस में करते हैं जी। मशीनरी अकाउंट में किस डेट पे किधर जाऊं? हाँ जी, 1 जनवरी 2022 पे क्रेडिट साइड पे जाऊं या डेबिट साइड पे? क्रेडिट साइड पे रेफरेंस क्या लिखूं? डिस्पोजल अकाउंट या डिस्पोजल, कितना आएगा यहाँ? 8 लाख कॉस्ट पे ना यार, और एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन के लेजर में फिगर डेबिट हो रही है। एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन डेबिट, डिस्पोजल क्रेडिट, पोस्टिंग एरर नहीं प्लीज, अफोर्डेबल। एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन के लेजर में किधर लिखूं? रेफरेंस क्या लिखूं? अच्छा डेट भी लिख रहे हैं, साल के शुरू में हुआ सब कुछ। accumulated depreciation debit, disposal account credit, and after these entries, after this posting, asset account में भी और accumulated depreciation account में भी closing balance जीरो क्यों हो जाना चाहिए? क्योंकि जब एसेट ही हमारी बुक्स में नहीं रहा तो फिर उससे रिलेटेड बैलेंसेस भी हमारी बुक्स में से खत्म हो जाने चाहिए। तो सीडी बैलेंस मशीनरी अकाउंट का भी जीरो हो गया और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट का भी जीरो हो गया। नहीं सर जी, जिस दिन डिस्पोजल हुई है वो दिन आएगा। डिस्पोजल डेट इज 1 जनवरी, 1 जनवरी पर ये सब कुछ हुआ। ये सेकंड एंट्री तो बेटा वही है हाफिज इनामुल्लाह जो पहले हुई थी, डिस्पोजल अकाउंट डेबिट एंड एसेट अकाउंट क्रेडिट। लेकिन जब एसेट अकाउंट कॉस्ट पे है तो फिर आपके लेजर में क्योंकि एसेट कॉस्ट पे आ रहा है इसलिए आपको डब्ल्यूडीवी से एंट्री की बजाय कॉस्ट पे करनी पड़ेगी। ये दो जिस डेट पे डिस्पोजल है ये सब कुछ उसी डेट पे हुआ है। डिस्पोजल डेट पे ये 3 एंट्रीज हुई। ठीक है हाफिज इनामुल्लाह जी, पोस्टिंग होगी जी। चले जी, जो एक पैराग्राफ बना रहा, बस कर दें प्लीज यार, बेटा इस तरह नहीं करें, काइंडली टाइम वेस्ट नहीं करें, कंसंट्रेट करें प्लीज। अब पेज के सेंटर पे एक उसी तरह लाइन लग जाएगी जिस तरह मैंने शायद कल वाली डिस्कशन में भी कही थी, लेकिन यहाँ से ऑनवर्ड्स मेरे ख्याल पहले देख लें सारा। लेफ्ट साइड पे हेडिंग कल क्या बनाई थी, मैं चाह रहा हूँ जरा जो कल बातें हुई वो जरा देखिएगा। काउंटिंग एंट्रीज में नो सेपरेट लेजर लिखा था या सेपरेट लेजर लिखा था? इफ देयर इज no separate ledger of accumulated depreciation, and if there is a separate ledger of accumulated depreciation। अभी ठहर जाए बेटा, एक मिनट, जस्ट अ मिनट, मेरे बात जरा 1 मिनट पूरी रख देना। मैंने अब इस वक्त शायद नई बात बस एक बीच में रहेगी, बाकी वो पहले पुरानी जो बातें हैं उनको इकट्ठा करना था। अब बेटा इस डिस्पोजल में 2 सिचुएशंस हो सकती हैं। नंबर 1, इफ लेजर्स आर रिक्वायर्ड, अगर हमारे क्वेश्चन में लेजर्स रिक्वायर्ड होंगे और उन्हीं में फिर एक डिस्पोजल अकाउंट भी होगा, तो इफ लेजर्स आर रिक्वायर्ड, समटाइम्स होता है कि क्वेश्चन में मशीनरी अकाउंट बनाए, एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन अकाउंट बनाए एंड डिस्पोजल अकाउंट बनाए, तो अगर तो लेजर्स रिक्वायर्ड हैं, फिर एक दूसरी सिचुएशन हो जाएगी इफ लेजर्स आर नॉट रिक्वायर्ड, मींस फिर जनरल एंट्रीज आर ओनली रिक्वायर्ड। तो अलग-अलग बहस कर लेते हैं। लेट्स अज्यूम अगर लेजर्स रिक्वायर्ड हैं और नो सेपरेट लेजर सिचुएशन है, तो बताएंगे फिर इस केस में हमारे जहन में कौन सी एंट्रीज आनी चाहिए। अब ये ढूंढ नहीं आपके पास अवेलेबल है, लेजर्स रिक्वायर्ड हो, क्वेश्चन में एग्जामिनर लेजर रिक्वायर्ड किए हैं और नो सेपरेट लेजर ऑफ एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अगर स्टोरी है, तो पहली एंट्री क्या होगी? कैश अकाउंट डेबिट होगा, डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट होगा। अब मैं फिगर्स की तरफ नहीं जा रहा, जो भी फिगर होगी कैश की, कैश डेबिट, डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट। ओके,
इस केस में फिर सेकंड एंट्री क्या होगी? डिस्पोजल अकाउंट डेबिट एंड मशीनरी अकाउंट क्रेडिट। डिस्पोजल अकाउंट डेबिट, मशीनरी अकाउंट क्रेडिट, लेकिन ये एंट्री किस अमाउंट पे होगी? एट डब्ल्यूडीवी। लेकिन किस दिन की डब्ल्यूडीवी, ये भी जरा क्लियर करें। एट डब्ल्यूडीवी तो ठीक है, लेकिन ऑन द डेट ऑफ डिस्पोजल, जो डिस्पोजल डेट पे डब्ल्यूडीवी होगी वो फिर हम कैलकुलेट करके ढूंढा करेंगे। एट डब्ल्यूडीवी ऑन द डेट ऑफ डिस्पोजल। और इस केस में नो सेपरेट लेजर का सिचुएशन है, तो दो एंट्री से ही हमारा काम चल जाएगा। अब कंपैरिजन फॉर्म में मैं लिखना चाहता हूं आपके सामने जरा। अगर सेपरेट लेजर्स बनने हैं, अगर सॉरी लेजर्स रिक्वायर्ड है, लेकिन एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन का भी सेपरेट लेजर है। क्लियर हो रहा है प्लीज क्या कर रहा हूं? तो देन पहली एंट्री सेम ही रहेगी, कैश डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट, डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट। इसकी अमाउंट भी सेम रहेगी और एंट्री भी सेम रहेगी। दूसरी एंट्री में आ जाए, डिस्पोजल अकाउंट डेबिट, मशीनरी अकाउंट क्रेडिट। ये एंट्री तो बेटा सेम रहेगी जो लेफ्ट साइड पे लिखी हुई है, लेकिन इसकी अमाउंट एट कॉस्ट होगी। एट किस दिन की कॉस्ट होगी? नहीं, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। कॉस्ट वही होती है चाहे वो स्टार्ट पे हो या डिस्पोजल डेट पे हो, तो शायद यहाँ लिखना कोई जरूरी नहीं है। कॉस्ट में चेंज नहीं आता, डब्ल्यूडीवी में चेंज आएगा। तो एट कॉस्ट मींस जिस पे खरीदा होगा वही आपके फिर लेजर के बैलेंस में वही सीडी बैलेंस आ रहा होगा। तो एट कॉस्ट ऑन द डेट ऑफ डिस्पोजल शायद बात रेलिवेंट नहीं है। डन है सर? लेकिन अब इस सेकंड एंट्री के कॉस्ट में होने की वजह से इस राइट साइड पे हमें एक तीसरी एंट्री क्या करनी होगी? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट एंड डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट। और यहाँ भी जरा समराइज फॉर्म में फाइनली दोबारा लिख लेते हैं कि ये एंट्री किस अमाउंट से होगी। ये पहले भी लिखा था, ढूंढ लें कहीं जरा, अभी थोड़ी देर पहले भी मैंने लिखवाया था। एट अमाउंट विच इज एट द डेट ऑफ डिस्पोजल, विच इज एट द टाइम ऑफ, ये क्या लिखा था? विच इज एट द टाइम ऑफ डिस्पोजल। और ये जो थर्ड एंट्री है इसको करने की कोई जरूरत नहीं है अगर सेपरेट लेजर ऑफ एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ही नहीं है। ठीक है, चलिए यहां तक आप लिख लें, उसके बाद फिर वो दूसरी बात करता हूँ कि लेजर्स रिक्वायर्ड नहीं। आप लोग स्टार्ट कर लें, फिर जब जरूरत पड़ेगी मैं नीचे कर लूँगा। और साफ सुथरा बेटा लिखें यार, ये तो आपको बाद में खुद नजर नहीं आना है आपने क्या लिखा है। साफ सुथरा खुला खुला जरा। ये बेटा लेजर्स आर रिक्वायर्ड का मतलब है कि लेजर्स बनाने हैं और उसी में डिस्पोजल अकाउंट भी एक लेजर है। तो लेजर्स आर रिक्वायर्ड से मेरी मुराद ये है कि लेजर्स बनाने हैं, और डेफिनेटली कौन से लेजर बनाने हैं? डिस्पोजल अकाउंट बनाना है, और लेकिन समटाइम डिस्पोजल अकाउंट के अलावा भी लेजर्स रिक्वायर्ड होते हैं। तो इफ लेजर्स आर रिक्वायर्ड मींस डिस्पोजल अकाउंट एंड अदर एसेट्स अकाउंट। ठीक है, ठीक है ताला।
ये फर्स्ट एंट्री लिख ली थी या किस तरह लिखना है, लेफ्ट राइट लिखना है या इकट्ठा लिखना है? नहीं जो नजर आ रहा है इससे ऊपर तो नहीं कराएगा, रहता भी। ये वेटिंग फ्रॉम डिसाइड ये लिख लेंगे तो बताइए, कंप्लीट करके कर ली बताइएगा ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप भी। जी सर, नोटेड है प्लीज, नोटेड है सर। अगर कोई लिख रहा तो बता दें, करनी मैं रुक जाता हूँ, जरा पता तो चल जाए ना मुझे, कर ले नोट। ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप में से नहीं कोई रह गया? नोटेड है सर, चलें कंप्लीट कर लें यार। ये तो बेटा किस कॉन्टेक्स्ट में बात हुई है? इफ लेजर्स आर, नेक्स्ट बात पूरी की सुन ले वन सेकेंड। नेक्स्ट समटाइम्स एग्जामिनर लेजर्स नहीं मांगता, एंट्रीज मांग रहा होता, तो उसको हम इस तरह से लिख लेते हैं, इफ लेजर्स आर नॉट रिक्वायर्ड। इफ लेजर्स आर नॉट रिक्वायर्ड। ये भी अब कंप्लीट करने से पहले जरा पिछला ढूंढना जरा। एक कल जो सबसे कल जो क्लास के एंड में बनाई थी एंट्री, कोई बनाई थी सर एंट्री? अगर डिस्पोजल हो जाए लेकिन क्वेश्चन में लेजर्स रिक्वायर्ड ना हो तो फिर अकाउंटिंग एंट्री कंपाउंड कर देंगे और उसी में गेन लॉस इंशाल्लाह आपको नजर आ जाएगा। लिखवाएंगे जरा, देखिए क्या एंट्री है। अगर लेफ्ट साइड पे है तो बस दो मेन हेड्स हैं, मेरे वर्ड्स गौर से सुने जरा। नंबर एक कैश, नंबर टू मशीनरी, और मशीनरी किस अमाउंट पे? डब्ल्यूडीवी पे। किस दिन की डब्ल्यूडीवी पे? जिस दिन डिस्पोजल हुई है। ये दो मेन हेड्स हैं। और अब डेफिनेटली आपका लॉस निकला हुआ था, लेकिन लॉस भी हो सकता है, गेन भी हो सकता है। मैं इसे कैसे लिख रहा हूँ जरा देखें बोर्ड पे एक मिनट। अगर इन दो हेड्स को हम डेबिट क्रेडिट कर लें तो डिफरेंस कैन आइदर बी, बोले बोले, डिफरेंस कैन आइदर बी, हाँ जी, गेन और लॉस। मीन्स उसे मैं एक समरी से बना रहा हूँ जिसमें गेन लॉस दोनों सिनेरियोस कवर हो जाए। किस तरफ डिफरेंस आ जाए एंट्री में तो गेन, और किस तरफ आ जाए तो लॉस। क्रेडिट अमाउंट्स में डिफरेंस रह जाए तो गेन, और अगर डेबिट अमाउंट्स में डिफरेंस रह जाए तो लॉस। दो मेन हेड्स बस क्या ज़हन में रखने हैं, कैश और मशीनरी। ये लिख लें, फिर राइट साइड पे वाली जो बात है वो शायद अभी डिस्कस करनी भी रहती है। सेपरेट लेजर ऑफ एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन के कॉन्टेक्स्ट में ये एंट्री कैसे होगी, ये भी बात शायद हमने पहले की भी नहीं है। कंपाउंड एंट्री करके भी गेन लॉस आ जाता है,
और अल्टरनेटिवली डिस्पोजल अकाउंट का लेजर बना के भी आ जाता है। तो हम ये सब कुछ अपने सामने लिख रहे हैं ताकि जिस तरह से क्वेश्चन में एग्जामिनर ने मांगा हो उस तरह से अकॉर्डिंगली फिर हमारे जहन में चीजें आ जाए। ओके है सर, नोट कर लिए। अब आप बताएंगे राइट साइड पे क्या रह गया या कुछ रह भी गया या नहीं? यही कंपाउंड एंट्री रह गई है किस केस में? अगर सेपरेट लेजर ऑफ एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बन रहा हो। अब ये बेटा बिल्कुल सिंपल सी एक चीज है। आप अपने जो अभी आपने दूसरा डिस्पोजल अकाउंट बनाया हुआ सेपरेट एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के लेजर वाला, वो जरा काइंडली एक मिनट सामने रखना जरा। ये जो आपने ये डिस्पोजल अकाउंट एक बनाया था मेरे साथ, इसकी आपने 3 एंट्रीज लिखी हुई हैं। लिखी हुई सर, कैश की, मशीनरी की और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन की। मेरे वर्ड्स गौर से सुनिएगा, इसमें रट्टा लगाने की जरूरत नहीं। ये शायद एक ही चीज को दो तरीके से लिखने की कोशिश हुई हुई है। अगर इन्हीं 3 एंट्रीज में से डिस्पोजल वर्ड में गायब कर दूं और तीनों को इकट्ठा लिखूं, मसलन मैं क्या चाहता हूं, जरा अपनी 3 एंट्रीज देख के मुझे एक मिनट जरा बताएं। जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट, जस्ट एक मिनट। आप अपनी 3 एंट्रीज वो वाली देख रहे हैं जो आपने बनाई थी जब सेपरेट एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का लेजर है। उसमें से मुझे डिस्पोजल का वर्ड इग्नोर करके हेड्स विद अमाउंट बताया। कैश डेबिट कितने से? 730 से। चलिए कोई मसला नहीं, वो हम बाद में लिख लेते हैं, कोई ऐसे इशू की बात नहीं। से आप आराम तरतीब से चलें। सिर्फ आपने क्या छोड़ना है, क्या छोड़ना है? डिस्पोजल अकाउंट इसलिए छोड़ना है क्योंकि अब हम लेजर में गेन लॉस नहीं निकालना चाहते। तो कैश डेबिट एज इट इज था, दूसरी एंट्री में है मशीनरी क्रेडिट एट कॉस्ट एज इट इज रही, और डिस्पोजल हमने सेकेंड एंट्री में भी इग्नोर कर दिया वर्ड। थर्ड एंट्री में अब एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्योंकि डेबिट हो रही है इसलिए मैं डेबिट्स के साथ लिख रहा हूँ, वरना कोई जरूरी नहीं बाद में भी लिखे जा सकता है, लेकिन डेबिट्स पूरे और क्रेडिट करने के लिए एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन तीसरी एंट्री में डेबिट हो रही है इसलिए मैंने उसे कैश डेबिट के साथ लिख दिया। कितनी अमाउंट है? 2 लाख। क्या मैं कह सकता हूँ आपकी वो जो 3 एंट्रीज हैं उन्हीं को मैंने एज इट इज लिखा है इग्नोरिंग डिस्पोजल अकाउंट वर्ड। कैलकुलेटर पकड़े, मेरी एंट्री बैलेंस से चेक करें सर, चेक तो करें सर, कितना फर्क है, चेक करें जी। ऑनलाइन स्टूडेंट्स आवाज ठीक है मेरी? जस्ट एक मिनट, ऑनलाइन स्टूडेंट्स आवाज प्लीज ठीक है? मेरे कुछ साहब कह रहे हैं कि आवाज नहीं सही आ रही, मेरा ख्याल है आवाज ठीक ही लग रही है। आवाज का इशू तो नहीं प्लीज? जी सर, ये डिफरेंस लिया सबने? क्या इसमें उतना ही डिफरेंस है जितना होना चाहिए? हमें क्या पता कितना होना चाहिए? हमें पता है सर वही 130 है। अच्छा किधर है, डेबिट्स ज्यादा है या क्रेडिट्स ज्यादा है? चेक करें दोबारा गौर से देखें। इन अदर वर्ड्स किधर लिखूं इस 130 को? क्रेडिट अमाउंट्स में ये 130 ऑटोमेटिकली आ गया है, और क्या ये वही है जो आना चाहिए था? तो उन्हीं डिस्पोजल की एंट्रीज को कंपाउंड एंट्री में कन्वर्ट करने का क्या तरीका है? डिस्पोजल वर्ड गायब कर दें और तीनों हेड्स को इकट्ठा लिख लें, और बैलेंस करने से डिफरेंस अगर क्रेडिट अमाउंट्स में आ गया तो गेन ऑन डिस्पोजल होगा, और अगर डेबिट अमाउंट्स में आ गया तो लॉस ऑन डिस्पोजल होगा। ओके है प्लीज? ओके है सर? अब आपके पास ये शायद वो वहां लिखने की जगह ना हो जहां मैंने जरा साथ लिख दी है, हम टेबल में ही लिख लें। हम इसे टेबल में ही फाइनली नीचे आके लिख लें सर। और सर जी लिख लें सर, या वहां लिखना चाह रहे हैं आप? मेरे ख्याल वहां जगह नहीं होगी आप लोगों के पास, ऐसे खराब हो जाएगा, बीच बीच में मिक्स हो जाएगा। तो नीचे समरी वाले टेबल में है जो समरी बना रहे हैं, समरी ऑफ या अकाउंटिंग एंट्रीज जो बना रहे हैं, अब यहाँ लिखवाएं मुझे दोबारा। बोले बोले सर जी बोले। कैश डेबिट अब अमाउंट से नहीं लिख रहा, जितनी आई है अमाउंट, आगे अब तरतीब बना लें। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट, मशीनरी क्रेडिट किस अमाउंट से?
नहीं, किस अमाउंट से, कॉस्ट से, जो भी कॉस्ट हुआ करेगी। कैश अकाउंट डेबिट, एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, मशीनरी अकाउंट क्रेडिट, और देन डिफरेंस कैन आइदर बी गेन और लॉस। करें जी कंप्लीट। एनी कंफ्यूजन जी? ये एंट्रीज कब और इससे ऊपर वाली एंट्रीज कब? अपने आप को जरा बता दें, अपने आप को जरा एक दफा बुला लें। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स प्लीज हो क्या सब कुछ? सर रजिस्टर कैसे बंद हो गया सर? कमाल हो गया सर, ना करें यार, ना करना यार, अच्छा नहीं लगेगा दोबारा बाद में खोलना यार। अभी यार, अभी तो 10 मिनट पड़े हैं। देख तो सही भाई यार, हमारे तालिब इतने खराब क्यों हैं यार? ना हम टाइम पे आते हैं यार, ना टाइम पे क्लास खत्म करवाते हैं। क्यों मेरे साथ रह कैसे हो गया? अब पढ़ने वाले नौजवान है, क्या हो गया? आपको खुद यकीन नहीं आ रहा। ना करें सर जी, क्या हो गया? क्या क्लास टाइम तक का टाइम, क्लास का टाइम कंप्लीट होना चाहिए सर? होना चाहिए खुदा। क्या क्लास टाइम पे शुरू होनी चाहिए? किसकी? अगर फॉर एग्जांपल कभी मैं लेट आऊं तो आपको बुरा लगना चाहिए? यस सर, यस सर। क्या मैं अगर लेट आऊं तो मुझे आप एंटर हो लेने देंगे? एंटर हो लेने दीजिएगा, लेकिन फाइन बनता है। और फाइन सबसे बेस्ट ये है कि एक और एक्स्ट्रा क्लास आपकी ली जाए। बाकी फाइन तो खत्म हो जाएंगे, जरा फायदा तो कोई होगा नहीं। जब देखें क्लास एक्स्ट्रा होगी तभी मैं खड़ा होऊंगा, तो सजा तब भी मिलेगी ना। तो क्लास एक्स्ट्रा होगी तो मैं खड़ा होऊंगा, वरना आराम से टिक के बैठा रहूंगा। जी कंप्लीट नोटेड है जी सबका? कोई कंफ्यूजन लेके घर तो नहीं जा रहे? आज का बेटा होमवर्क ये है आपका। इंशाल्लाह कल से अब ये क्वेश्चन स्टार्ट होने हैं। इन सारी चीजों की डिस्कशन होनी है। कंसंट्रेट एक मिनट जी प्लीज। आज आपने बेटा ये जो सब कुछ हमने पढ़ा है, इसको प्लीज इंडिविजुअली जिस तरीके से हमने डिस्कस किया, आधा घंटा दोबारा सोचना है, पढ़ते पढ़ते सोचना है ये क्या हुआ है। हो सकता है आपके जहन में कुछ क्वेश्चंस आए, उनको हमने कल पे डिस्कस भी करना है, लेकिन आखिरी काम आपने ये करना है कि ये जो एंड में मैंने एक डिस्पोजल की एंट्रीज की एक समरी बनाई है, ये आइडियल ये होगा कि एक दफा दोबारा एक खाली पेज पे बगैर ये देखे खुद से जहन में सोच के ये पेज दोबारा बनाया जाए। अगर ये हो जाएगा तो इसका मतलब ये एंट्रीज हमें याद हो जाएंगी, और अगर ये याद होगी तो इंशाल्लाह क्वेश्चंस हो जाएंगे। लेकिन अगर आज सीरियसली टाइम नहीं देंगे तो फिर डेफिनेटली क्वेश्चंस करते हुए प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, तो मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि कल आप रिवाइज करके कैंडी क्लास में आए। याद रहेगा प्लीज? अल्लाह हाफिज सर। आप रजिस्टर बंद हो सकता है सर। जज़ाकल्लाह फॉर कमिंग। जी कहना तो कह लें अब्दुल साहब, बात एक ही है। लेजर्स रिक्वायर्ड है तो लेजर्स रिक्वायर्ड हैं तो ऊपर वाली एंट्रीज कर लेंगे, और अगर लेजर्स रिक्वायर्ड नहीं है तो नीचे कर लेंगे। बाकी आप ऐसे परेशान ना हो, इंशाल्लाह कल क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, मेरा ख्याल है मैं फर्दर एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है अब्दुल साहब? ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स और तो नहीं कोई क्वेश्चन रहेगा? अल्लाह हाफिज।